हम अपने आज के टॉपिक की तरफ आते हैं। देखिए, हमारा पास जो बेसिक टॉपिक है आज का, जो वो एक तो हमारा इंटीरियर डिज़ाइनिंग का इंट्रो है और एक है हमारा डिफरेंस बिटवीन इंटीरियर डिज़ाइनिंग एंड डेकोरेशन। ये हमारा बहुत ज़्यादा हमें कंफ्यूज करता है ये टॉपिक, इंटीरियर डिज़ाइनिंग और इंटीरियर डेकोरेशन। इसके अंदर हम लोग मिक्स होते हैं अमूमन। चाहे वो मैं अपनी बात करूं, अपनी बात से मुराद ये कि मैं अगर एज अ डिज़ाइनर, एज अ क्लाइंट, एज अ डिज़ाइनर मैं अगर बात करूं, या मैं एज अ वेंडर बात करूं, या मैं एज अ क्लाइंट बात करूं, कि उसको पता ही नहीं है ना, मुझे सही चीज़ का पता है कि डिज़ाइनर की जॉब्स क्या क्या हैं और डेकोरेटर की जॉब्स क्या क्या हैं, ना मेरे क्लाइंट को पता है कि भाई डिज़ाइनर और डेकोरेटर का फ़र्क क्या है। उसका रीज़न ये है कि हमारे यहाँ जो है वो सही टाइम पे ना डिज़ाइनर को हायर किया जाता है, ना सही टाइम पे डेकोरेटर को हायर किया जाता है। इनफैक्ट हमारे यहाँ डेकोरेटर या डिज़ाइनर का तो फ़र्क है ही नहीं, वो सब बराबर है। चाहे वो डिज़ाइनर हो या डेकोरेटर हो, आपका जो क्लाइंट है वो आपको आके डिज़ाइनर को भी बोलेगा कि भाई मुझे यहाँ पे सोफ़ा अप्लाई करना है, मैं किस तरीके से करूँ, मुझे सोफ़े में फैब्रिक चेंज करना है, उसकी अपॉस्ट्री चेंज करनी है, मैं कौन-सा यहाँ पे अपॉस्ट्री अप्लाई करूँ, या मुझे इस वॉल पे कौन-सा वॉलपेपर लगाना है, मैं वो किस तरीके से लगाऊँ और कौन-सा लगाऊँ। तो ये आपसे पूछा जाता है। अब उसको नहीं इस कंसर्न कि आप डिज़ाइनर हो, डेकोरेटर हो या जस्ट आप एक कॉन्ट्रैक्टर हो। ठीक है? ये आपको पता होता है। बट अगेन हम इस मार्केट में उसको हम नहीं चल पाते इस मार्केट में, क्योंकि हम काम इसी मार्केट में कर रहे हैं, तो हमें इसी मार्केट के हिसाब से चल रहा है। बट स्टैंडर्ड पे अगर हम बात करें, तो इंटीरियर डेकोरेटर जो है वो बेसिकली ग्रे स्ट्रक्चर के बाद आपके पास आता है। अपने जो क्लाइंट है हमारा, वो अगर हमें हायर करता है और अगर हम डेकोरेटर हैं, तो वो हमें हायर करेगा जब उसका घर जो है वो ग्रे स्ट्रक्चर पे पहुंच जाएगा। ग्रे स्ट्रक्चर हम कहते हैं उस घर को जो कि एक नए घर की कंस्ट्रक्शन हुई है, और वो अभी सिर्फ प्लास्टर फिनिश पे है, इनसाइड और आउट। उसमें अभी दरवाजे, खिड़कियां, टाइल्स, बाथरूम जो एक्सेसरीज होती हैं, ये सब चीज़ें नहीं लगी हैं। डोर की स्पेस हमें बता दी गई है, लोकेशन हमें लोकेट कर दी गई है। यहाँ पे डोर्स आ रहे हैं, यहाँ पे विंडोज़ आ रहे हैं, बट अभी तक वो कुछ लगे नहीं हैं, जस्ट प्लास्टर हुआ है अंदर और बाहर। ठीक है? उसको हम कहते हैं ग्रे स्ट्रक्चर। तो जब ग्रे स्ट्रक्चर की बात आती है, तो उस वक़्त समझ में आता है, या उस वक़्त हमें कौन याद आता है, वो आता है इंटीरियर डेकोरेटर। बट हमारे यहाँ उस टाइम पे डिज़ाइनर को हायर किया जाता है। समटाइम्स ग्रे स्ट्रक्चर के बाद भी डिज़ाइनर को हायर किया जाता है। दरवाजे भी लग गए, खिड़कियाँ भी लग गईं, बहुत सारे काम हो गए, तब जाके इनफैक्ट बहुत सारी साइट्स हमें ऐसी भी मिली हैं जिस पे फॉल सीलिंग भी हो गई है, जिसमें जिसमें फॉल सीलिंग भी हो गई है, जिसमें समटाइम्स ऐसी होती है जिसमें टाइल्स भी लग चुके होते हैं। वो साइट्स भी आपको मिलती हैं, और आप जा रहे किस तरीके से हो, एज़ अ डिज़ाइनर। तो डेकोरेटर की अगर हम स्टैंडर्ड के हवाले से बात करें, तो डेकोरेटर की जो मालूमात है या डेकोरेटर की जो जॉब है, वो बेसिकली ग्रे स्ट्रक्चर के बाद आती है। उसका काम नहीं है कि खिड़कियाँ मूव करवाए या खिड़कियाँ अपनी मर्ज़ी से लगवाए कि भाई मुझे इस जगह पे खिड़की नहीं चाहिए, मुझे उस जगह पे खिड़की चाहिए। उसकी बहुत डिटेल स्टडी नहीं है। इंटीरियर डिज़ाइनर की स्टडी जो है वो थोड़ी-सी मुख्तलिफ है इंटीरियर डेकोरेटर से। वो ऐसे कि इंटीरियर डिज़ाइनर अगर हम स्टैंडर्ड पे बात करें, जब उसको हायर किया जाता है, तो वो टाइम होता है जब आपने घर खरीदना होता है या आपने प्लॉट परचेज करना होता है, तब हायर किया जाता है। हम प्लॉट परचेज करने से पहले किसको हायर करते हैं? हम रियल एस्टेट एजेंट को हायर करते हैं, बट उससे पहले इंटीरियर डिज़ाइनर को हायर किया जाता है। ठीक है? इंटीरियर डिज़ाइनर को उससे पहले क्यों हायर किया जाता है? उसके कुछ वजूहात हैं जिसको मैं अभी डिस्कस करूँगा। अ, उसकी कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से आपको समझ में आएगा कि इंटीरियर डिज़ाइनर को पहले हायर करना क्यों ज़रूरी है। हमसे पहले आर्किटेक्ट की जॉब्स स्टार्ट हो जाती हैं, हमसे पहले इंजीनियर की जॉब स्टार्ट हो जाती है, आपका सिविल इंजीनियर हो गया, उसमें इलेक्ट्रिकल हो गया, प्लम्बिंग हो गया, इस टाइप के सारे जॉब्स स्टार्ट हो जाती हैं। बट स्टिल हम उनसे भी पहले हैं, क्योंकि हमने अपने क्लाइंट को बताना है कि उसने प्लॉट किस लोकेशन पे लेना है, उसने किस एरिया में प्लॉट लेना है, उसने ईस्ट लेना है, वेस्ट लेना है, उसने ज़्यादा जो है वो कंजेस्टेड एरिया में प्लॉट लेना है, या उसने पुरसुकून एरिया में प्लॉट लेना है। तो ये हमने बताना है उसको, अपने क्लाइंट को, क्योंकि हमने उसका घर डिज़ाइन करना है। अगर हम अपने हिसाब से नहीं चलेंगे, तो हम उसका घर परफेक्टली डिज़ाइन नहीं कर पाएँगे। बट अनफॉर्च्युनेटली हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ होता है घर, जो मैंने अभी बात पहले बोली, कि हमारे यहाँ घर ग्रे स्ट्रक्चर के बाद या
उसके भी आगे कुछ स्टेप हम जा चुके होते हैं, तब इंटीरियर डिज़ाइनर को हायर किया जाता है। तो उसकी जो प्रॉब्लम्स आती हैं बेसिकली हमारे पास, वो क्या आती हैं? आप एक घर पे गए, आपको उसने बुलाया कि भाई मुझे एक बेडरूम डिज़ाइन करना है, छोटा-सा काम है। एक बेडरूम डिज़ाइन करना है, बेडरूम के अंदर क्या आना है? एक बेड आना है, ड्रेसिंग टेबल आनी है, साइड टेबल आनी है, अगर उस रूम के अंदर वार्डरोब की ज़रूरत है तो वार्डरोब आएगी, आपका जो कोई सीटिंग स्पेस आएगा, टीवी आएगा। अब इसमें 2 वॉल्स, जो आजकल के ट्रेंड के अगर हिसाब से हम बात करें तो 2 वॉल्स पे हमें काम करना है, ठीक है? एक हो गई हमारी जो बेड की बैक वॉल है वो, और एक हो गई हमारी वो जो हमें टीवी के बैक पे रखनी है, मतलब टीवी वॉल देनी है, टीवी की वॉल क्रिएट करनी है हमें। तो 2 वॉल्स हो गई। अब उस वॉल पे विंडो आ रही है। मुझे बेड की बैक वॉल पे कुछ टफ्टिंग देनी है या कोई पैनलिंग देनी है, कुछ भी मुझे डिज़ाइन क्रिएट करना है, बट उस वॉल पे आ रही है विंडो। तो मैं रिस्ट्रिक्ट हो गया, मेरा डिज़ाइन रिस्ट्रिक्ट हो गया, मैं अब अपने डिज़ाइन को फ्री हैंड नहीं डिज़ाइन कर सकूँगा। मैं जब एक ब्लैंक कैनवस के ऊपर डिज़ाइन करूँगा, तो मैं बिल्कुल आज़ाद हूँ, मुझे किसी की रोक-टोक नहीं होगी। मैं अपने जिस तरीके से मेरा फ्लो जाता रहेगा, मेरा माइंड चलता रहेगा, मैं उसको उस तरीके से डिज़ाइन करता रहूँगा। मेरे पास रिस्ट्रिक्शंस नहीं होंगी, बट जब मेरे पास एक विंडो मौजूद है, मेरे पास जैसे मैंने बताया कि समटाइम्स ऐसा होता है कि आपके पास टाइल्स भी लगे हुए मिलते हैं। मेरी अभी कुछ अरसे पहले की एक साइट थी जिसमें हमारे साथ ये हुआ था कि फॉल्स सीलिंग हुई हुई है, टाइल्स भी हुए हुए हैं। जब फॉल्स सीलिंग हुई हुई है, टाइल्स हुए हुए हैं, इट मीन्स कि आपकी विंडो और डोर्स वगैरह भी लग चुके होंगे। तो हमें उस टाइम पे साइट मिली डिज़ाइन करने के लिए। अब डिज़ाइन आपका जो है वो बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट है, क्योंकि टाइल्स लगे हुए हैं डार्क ब्राउन कलर के, पूरे घर पे। मेरा मार्बल लगा हुआ है डार्क ब्राउन कलर का। अब मुझे अगर एक मेरे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है कि उसको अपने एक रूम के अंदर ब्लैक कलर देना है, या उसको कोई टर्कोइज़ कलर देना है, या और कोई ऐसा कलर देना है जो कि मुझे ब्राउन के साथ कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है, तो मैं रिस्ट्रिक्ट हूँ। मेरी जो कलर कॉम्बिनेशंस हैं वो भी रिस्ट्रिक्ट हो गई, मेरा डिज़ाइन भी रिस्ट्रिक्ट हो गया। मुझे किस थीम पे उसको लेके जाना है, मैं अपने क्लाइंट को क्या थीम सजेस्ट करना चाह रहा था, और मैं क्लाइंट को थीम क्यों सजेस्ट करता हूँ, वो भी मैं आपको अभी बताता हूँ कि मैं कौन होता हूँ क्लाइंट को थीम सजेस्ट करने वाला, मैं कौन होता हूँ क्लाइंट को कलर्स सजेस्ट करने वाला। हम ये चीज़ें क्यों सजेस्ट करते हैं क्लाइंट को, ठीक है ना? अमूमी तौर पे हम लोग क्या करते हैं, हम क्लाइंट से पूछते हैं कि आपको कौन-सा कलर पसंद है? आपको ब्लू पे जाना है, मैं ब्लू पे चीज़ें दिखाऊँ, या पिंक पे चीज़ें दिखाऊँ, या पर्पल पे दिखाऊँ? तो हम अपने क्लाइंट से पूछते हैं। बट एज़ अ डिज़ाइनर मुझे ये क्लाइंट से पूछना नहीं चाहिए कि मैं उसको क्या चीज़ें दिखाऊँ। क्यों नहीं पूछना चाहिए है? क्यों डिज़ाइनर को जो है वो प्लॉट परचेज़ करने से पहले हायर करना चाहिए है? क्यों डिज़ाइनर आपके प्लॉट परचेज़ करने से पहले, या एटलीस्ट प्लॉट परचेज़ हो गया है, उसके बाद से लेके टिल फिनिश जो आपने आखिरी लैंप रखा या आखिरी कोई भी काम किया, आपने चाबी देते वक़्त घर के, तब तक इंटीरियर डिज़ाइनर उसके साथ कनेक्टेड होता है। तो ऐसा क्यों है? उसके कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आप लोग को लिखवाऊँगा। ये पॉइंट्स किसी बुक्स के नहीं हैं, ये पॉइंट्स कहीं पे आपको गूगल पे नहीं मिलेंगे। ये पॉइंट्स ऐसा नहीं है कि ये पत्थर पे लकीर है कि यही क्वेश्चंस या इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर आपने चलना है। ये पॉइंट्स वो हैं जो कि आपका अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, आपका अपना मार्केट एक्सपीरियंस है, ये वो पॉइंट्स हैं। तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा कहीं पे। देखें, सबसे पहली चीज़, हम अपने क्लाइंट से हम अपने क्लाइंट को क्यों सजेस्ट करेंगे लोकेशन? हम उसको क्यों बताएँगे कि उसको किस जगह पे घर चाहिए है, ज़्यादा रश एरिया में चाहिए है, या ज़्यादा उसको पुरसुकून एरिया में चाहिए है। हम इसके लिए सबसे पहला जो हमारे पास पॉइंट आता है डिज़ाइन करने के लिए, वो है हमने अपने क्लाइंट से उसका नेचर पूछना है, उसका नेचर ऑफ वर्क पूछना है, बेसिकली नॉट नेचर ऑफ वर्क पूछना है। और जब हम अपने क्लाइंट को डील कर रहे होते हैं, तो हमने उसके नेचर को पढ़ना होता है। उसको स्टडी करना होता है कि ये जिस क्लाइंट को मैं डील कर रहा हूँ, वो कितने पानी में है, वो उसका नेचर कैसा है, वो किस टाइप का है। नेचर ऑफ वर्क क्यों पूछना है हमने उससे? देखिए, ये बात मैं कर रहा हूँ अगर हम किसी को डिज़ाइन करके दे रहे हैं, ठीक है? हम किसी को अपने आइडियाज़ शेयर कर रहे हैं, तो जब आइडियाज़ आप शेयर करते हो, तो आइडियाज़ आपके माइंड से जो आइडियाज़ आ रहे हैं, वो आपके क्लाइंट के हिसाब से आने चाहिए। इसकी मिसाल ऐसे है कि मुझे ये पेन पसंद है, बट
मेरे साथ में जो क्लाइंट बैठा हुआ है उसको ये पेंट पसंद नहीं है, तो मैं उसको ये चीज़ नहीं दे सकता। तो जब मैं क्लाइंट की मर्ज़ी के बगैर कोई चीज़ को डिज़ाइन करूँगा, तो ऑब्वियस है कि उसका रिज़ल्ट अच्छा नहीं आएगा, वो क्लाइंट को पसंद नहीं आएगा। जब क्लाइंट को पसंद नहीं आएगा, तो आप फ़ेल हो जाएँगे, आपका वो काम नहीं देगा। आपकी मेहनत भी ज़ाया हो जाएगी। तो आपने अपनी क्लाइंट की पसंद से डिज़ाइन करना है। हर रोज़ आपको एक नया क्लाइंट मिलता है और हर क्लाइंट का नेचर आपके नेचर से डिफरेंट होता है। बहुत कम ऐसा होता है कि आपका जो नेचर है, जो आपकी पसंद है, वही आपके क्लाइंट की पसंद हो, ऐसा बहुत कम होता है। तो आपने अपने क्लाइंट से उसका पहले तो नेचर ऑफ वर्क पूछना है। नेचर ऑफ वर्क पूछने का रीज़न ये होता है कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है उस क्लाइंट के नेचर के बारे में पता करने में, उसकी तबीयत के बारे में पता करने में। एक बंदा जो कि 9 टू 5 वाला है, ठीक है? ऑफ़िस जॉब वाला है, उसका नेचर बिल्कुल डिफरेंट होगा। उसका रहन-सहन बिल्कुल डिफरेंट होगा। उसका माइंडसेट बिल्कुल डिफरेंट होगा। एक बंदा जो कि शॉपकीपर है और उसकी जो ड्यूटी आवर्स हैं वो हैं तकरीबन कोई 10 टू 12 आवर्स अमूमन लोगों के होते हैं जो शॉपकीपर्स होते हैं सुबह 10 से रात 10, सुबह 12 से रात 10। अब सुबह 12 से जो रात 10 हो रही है ना उसकी, वो जो सुबह 4 घंटे वो घर पे गुजार रहा है वो कुछ भी कमाल नहीं कर रहा होता, उस टाइम को वो वेस्ट कर रहा होता है। तो उसकी जो जॉब स्टार्ट हो रही है वो समझ लें कि सुबह जिस टाइम पे उसकी आँख खुली उसकी जॉब स्टार्ट हो गई है, बट उसने अपने माइंड को कहीं पे खोला नहीं है। उसका माइंड खुलेगा जाके कब, जब वो अपने घर से बाहर निकलेगा, अपने जगह पे जाके बैठेगा, तभी वो कुछ ना कुछ अपने काम के बारे में सोचेगा। तो उसका हम काउंट 12 आवर्स ही करते हैं, ठीक है? कुछ लोगों की इससे भी ज़्यादा ड्यूटी होती है, जो कोई रेस्टोरेंट वाले होते हैं, उनकी ड्यूटी वर्क टाइम जो है वो इससे कहीं ज़्यादा होता है, या और जो दूसरी-तीसरी फ़ील्ड्स हैं, उनके ड्यूटी आवर्स में फ़र्क होता है। तो जो 9 टू 5 वाला है, उसके पास इतना टाइम है कि वो अपने घर पे भी फ़ोकस करेगा, उसको अपने घर की चीज़ों में बड़ा फ़ोकस होगा। अमूमन ये जो काम है हमारा, ये ख़वातीन का काम है। मतलब अगर हम अपने उसको देखें कि हमें ज़्यादातर हम किन क्लाइंट्स को डील करते हैं, तो हम ख़वातीन को डील करते हैं। उसका रीज़न ये होता है कि इसके शौक जो है वो औरतों के हैं, मर्दों के पास इतना टाइम नहीं होता या मर्दों का जितना इंटरेस्ट नहीं होता। बट जो 9 टू 5 वाले लोग हैं, वो इंटरेस्ट लेते हैं। अब अगर मेरी इस बात से आप लोग अपने सर्कल पे थोड़ी-सी नज़र घुमाएँ, तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा, आप लोगों के सामने ऑटोमैटिकली एग्ज़ाम्पल्स आ जाएँगे लोगों की, कि जो आपके सर्कल के अंदर 9 टू 5 वाले लोग हैं, उनके घर को जाके अगर आप देखेंगे, तो उनका घर आपको बिल्कुल डिफरेंट लगेगा। जो 12 आवर्स वाली ड्यूटी आवर्स दे रहे हैं, 12 आवर्स जिनकी ड्यूटी टाइम है, उनके घर को आप जाके देखेंगे तो आपको बिल्कुल अलग घर नज़र आएगा। ये 100% श्योर शॉट बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सिंपल सा रीज़न उसका ये है कि जिसका 9 टू 5 एक ड्यूटी टाइम है, वो 5 बजे छुट्टी करके 6 बजे वो घर पे आ जाता है, तो वो अपने बच्चों को भी बहुत अच्छा टाइम दे रहा है। वो अपने घर को भी टाइम देते हैं। जब आप अपने घर पे टाइम देते हो, आपको घर की सारी चीज़ें नज़र आ रही होती हैं, यार ये ख़राब हो रही है, इसको सही कर लेते हैं, गेस्ट आएँगे, इसको यूँ देखेंगे, फलाना करेंगे, तो वो अपने घर को ज़रा टाइम दे रहा होता है। और उनकी जो है वो गैदरिंग भी बहुत ज़्यादा होती है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, उनकी गैदरिंग भी बहुत ज़्यादा होती है। जो हमारा शॉपकीपर्स हैं या हमारे जो रेस्टोरेंट्स वाले हैं, जो फूड इंडस्ट्री से जिनका ताल्लुक है, या और डिफरेंट फ़ील्ड्स जिनकी जॉब टाइमिंग ज़्यादा है, उनके घर के अंदर इस तरह की चीज़ें बहुत कम होती हैं। तो उनका घर का जो पूरा का पूरा इंटीरियर है, या पूरा उनके जो जो उनके पूरा रूटीन लाइफ है, वो बिल्कुल डिफरेंट होती है। प्लस उनका अपना नेचर में बहुत फ़र्क होता है, उनकी तबीयत में बहुत फ़र्क होता है। दोनों की तबीयत में वो ज़मीन आसमान का फ़र्क मिलेगा। एक बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन मिलेगा, जो कि 9 टू 5 वाली जॉब कर रहा है, और जो सुबह 12 बजे उठ के 10 बजे 12 बजे उठ के अपनी शॉप पे जाके खोल रहा है और रात को 10 बजे बंद कर रहा है। उनके डिसिप्लिन में फ़र्क मिलेगा, उनकी ड्रेसिंग में फ़र्क मिलेगा, उनके रहन-सहन में फ़र्क मिलेगा। तो ये आपको डिज़ाइन करते वक़्त, जब हम, क्योंकि देखिए डिज़ाइनिंग कोई साइंस नहीं है बेसिकली। इंटीरियर डिज़ाइन करना या इंटीरियर डेकोरेशन करना, ये कोई साइंस नहीं है। इसमें कोई भी तीर नहीं मार रहा हमने आज तक के, हमने जितने भी काम किए इसमें हमने कोई साइंस नहीं लगाई कि भई ये डिज़ाइन, क्योंकि डिज़ाइन्स इतने सारे इंटरनेट में मौजूद हैं, यहाँ से थोड़ी-सी हेल्प लो, थोड़ी-सी वहाँ से हेल्प लो और दे दो। बट अगर मुझे अपने क्लाइंट का नेचर ही नहीं पता है, या मुझे क्लाइंट की पूरी रूटीन नहीं पता है, तो मैं उसको उसकी मर्ज़ी का कलर कैसे सजेस्ट करूँगा? उसकी मर्ज़ी की थीम कैसे सजेस्ट करूँगा? या उसकी मर्ज़ी का सोफ़ा, उसकी मर्ज़ी का बेड, उसकी मर्ज़ी की पेंटिंग,
बहुत सारी इस तरह की चीज़ें आती हैं। तो मैं जब तक अपने क्लाइंट को नहीं समझूँगा, मैं ये समझता हूँ कि मैं अपने क्लाइंट को जब तक स्टडी नहीं करूँगा, जब तक मैं उसको सही तरीके से डील नहीं कर सकता। ठीक है? नंबर 1 पॉइंट था हमारा कि उसका नेचर ऑफ वर्क। नंबर 2 इज़ अच्छा, ये कोई सीक्वेंस नहीं है, आप इसको किसी भी सीक्वेंस में यूज़ कर सकते हैं, ये कोई 1-2 ज़रूरी नहीं है इसकी करना। आपका जो दूसरा सवाल है वो ये होना चाहिए है कि उस जो घर आप डिज़ाइन करने जा रहे हो, वो घर कितने अफ़राद यूज़ करेंगे, कितना नंबर ऑफ़ पर्सन जो हैं वो उस घर पे होंगे। अब चाहे वो आप एक घर पूरा डिज़ाइन कर रहे हो, चाहे आप बेडरूम डिज़ाइन कर रहे हो, चाहे आप डाइनिंग एरिया डिज़ाइन कर रहे हो, चाहे आप लिविंग एरिया डिज़ाइन कर रहे हो। जब हम बेडरूम डिज़ाइन कर रहे हैं तो हम सिर्फ़ ये पूछेंगे कि ये बेडरूम जो है वो कितने लोग यूज़ करेंगे, मतलब कपल बेडरूम है, किड्स है, तो कितने उसके अंदर बच्चे होंगे, या एक कोई सिंगल पर्सन का वो बेडरूम है। तो ये हमने ज़रूर पूछना है, क्योंकि उसके हिसाब से हमारा डिज़ाइन चलेगा। ऑब्वियसली बात है, ये तो बहुत कॉमन सी बात है, आप लोग को आसानी से समझ में आ गई होगी कि मुझे अगर पता है कि यार ये एक कपल इस बेडरूम को यूज़ कर रहा है, तो मैंने उसको किस तरीके से डिज़ाइन करना है। या ये 2 बच्चे यूज़ कर रहे हैं, अब उसमें एक लड़का है और एक लड़की है, तो मैंने किस तरीके से करना है, या दोनों लड़कियाँ हैं या दोनों लड़के हैं, तो मैंने उसके अंदर क्या-क्या चीज़ें प्रोवाइड करनी है उन बच्चों के लिए। या एक सिंगल पर्सन है, टीनेजर है, और मैंने उसको क्या-क्या चीज़ें प्रोवाइड करनी, तो ये एक बहुत कॉमन सी बात है। इसी तरीके से हम जब पूरा घर डिज़ाइन करते हैं, तो हम पूरे घर के अफ़राद के बारे में पूछते हैं, डाइनिंग एरिया डिज़ाइन करते हैं, तब भी हम पूरे घर के बारे में पूछते हैं, ड्राइंग रूम, लिविंग रूम, इन सब को डिज़ाइन करने के लिए हम पूरे घर के बारे में पूछते हैं कि हमें ये घर के अंदर कितने अफ़राद रहते हैं, ठीक है? ये हमारा सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट हमारा अगर हम बात करें, तो हमारा आ जाता है यही जो मैंने थोड़ी देर पहले बात करी थी, क्या चीज़ हमने उसमें ऐड करी थी? नेचर ऑफ वर्क के टॉपिक में हमारी बात आई थी, तौबा! ज़हन से निकलती है बात। एनीवेज़ अभी याद आ जाएगी। हम इसको अभी स्किप कर लेते हैं। थर्ड पॉइंट जो हम अपने क्लाइंट से पूछेंगे ना, वो पूछेंगे कि हाँ, सॉरी, आ गई याद। गैदरिंग, कि उसके घर में पार्टीज़ वग़ैरह कितनी होती हैं। बहुत सारे घर ऐसे हैं जिनके यहाँ साल में 4 बार या साल में 6 बार ड्राइंग रूम खुलता है। ईद बकरीद में खुलेगा, किसी की शादी में खुलेगा, या किसी के गमी में खुलेगा, या कोई और इवेंट अगर बीच में आ गया तो उसमें उनका ड्राइंग रूम खुलेगा। ड्राइंग रूम खुलने से मीन्स कि उनके जो गेस्ट हैं वो घर पे बहुत रेयर केसेस में आते हैं, ठीक है? और कुछ फैमिलीज़ ऐसी होती हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा गेट टुगेदर्स होती हैं, आए दिन कोई ना कोई आ रहा होता है। अब उस गेट टुगेदर के अंदर भी ऑप्शन है कि एक तो होता है जो आपके फर्स्ट कज़न्स आ रहे होते हैं, या आपके जो फर्स्ट आपके जो रिलेशन में लोग होते हैं वो आ रहे होते हैं, जिनके लिए आपको ड्राइंग रूम खोलना ज़रूरी नहीं होता, जिनको आप अपने लिविंग रूम में भी एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है? अज़ान के बाद कंटिन्यू करते हैं इसको। अच्छा, मेरी आवाज़ सही आ रही है? कोई भी एक मैसेज कर दे ग्रुप पे, क्योंकि मेरी हैंड फ्री थोड़ी उसकी बैटरी वीक हो गई है, तो आवाज़ सही आ रही है? ओके। अच्छा, अभी हम पहले थोड़ा-सा इस टॉपिक को कवर कर लेते हैं, फिर अरशद आपकी बात का भी जवाब देता हूँ। ऑलमोस्ट सिमिलर है। ओके, ठीक है। अच्छा, हमने नेचर ऑफ वर्क, नंबर ऑफ पर्सन, और हमारा जो दूसरा पॉइंट था वो था तीसरा पॉइंट था वो था हमारा गेट टुगेदर्स। गेट टुगेदर हमारे यहाँ कितनी होती है, हमारे यहाँ गेस्ट कितने आते हैं। गेस्ट जब हमारे यहाँ आते हैं तो उसकी भी वही मैंने बात बताई कि 2 तरीके के गेस्ट होते हैं, एक वो जिनको हम अपने लिविंग रूम या हम बेडरूम तक का एक्सेस दे सकते हैं, और एक वो जो कि सिर्फ़ हमारे ड्राइंग रूम की हद तक रहते हैं। वैसे बेसिक आजकल जो कॉन्सेप्ट है वो ड्राइंग रूम का ख़त्म होता जा रहा है। अब हो गया है लिविंग रूम कैजुअल, लिविंग रूम फॉर्मल। एक ये भी ट्रेंड आ गया है, या जस्ट लिविंग रूम। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट आता जा रहा है हमारे यहाँ। बट फिर भी जो बहुत सारी फैमिलीज़ हैं आज भी ड्राइंग रूम बनवाती हैं, उसको प्रॉपर ड्राइंग रूम की तरह ही सेट करवाती हैं, और वो गेस्ट के लिए वो उन्हीं गेस्ट के लिए यूज़ होता है जिनको हम अपने घर के बाकी एरिया पे एक्सेस नहीं देना पसंद करते। तो जब आप ये पूछेंगे अपने क्लाइंट से कि आपके यहाँ कितनी मतलब आपके यहाँ ये पार्टीज़ वग़ैरह ज़्यादा हैं, कम हैं, तो आपको घर डिज़ाइन करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। उसका रीज़न ये है कि बहुत सारे जगहों पे ये होता है कि गेस्ट बहुत ज़्यादा नहीं आ रहे हैं, ड्राइंग रूम बहुत रेयर केसेज़ में यूज़ हो रहा है। तो आप अपनी जो
पूरी की पूरी उनके अपनी मेहनत प्लस अपने क्लाइंट का पैसा वो उनके ड्राइंग रूम में बहुत ज़्यादा नहीं लगवाते हैं। ऐसा ड्राइंग रूम बनवाते हैं कि जो कि प्रेजेंटेबल हो, बट और उसकी केयर भी कम से कम हो, क्योंकि ज़ाहिर है जो चीज़ कम यूज़ होती है वो चीज़ ज़्यादा जल्दी ख़राब होती है, क्योंकि उसकी आपने फिर केयर करनी होती है, कीड़े वगैरह ये सब चीज़ें भी उसमें आ जाती हैं, तो आपने उसकी केयर भी ज़्यादा करनी होती है। तो आप ऐसा मटेरियल उनको प्रोवाइड करते हैं कि जिसमें आपकी केयर भी कम से कम है, सफाई का काम भी कम से कम है, ईज़ी टू क्लीन मटेरियल्स हैं, या बहुत ज़्यादा वो एक्सपेंसिव मटेरियल्स नहीं हैं। बट जिन जगहों पे आपके यहाँ गेस्ट का आना-जाना ज़्यादा होता है, वहाँ पर जाके आप अपना जो पूरा का पूरा आपका जो फ़ोकस होता है ज़्यादा, वो आप देते हैं गेस्ट एरियाज़ पे, जैसे जिस पे आपका ड्राइंग रूम आता है, जिस पे आपका लिविंग रूम आता है, जिसमें आपका डाइनिंग एरिया आता है, आपकी एंट्रेंस आती है, जो आपका एंट्रेंस एरिया होता है। क्योंकि दुनिया में सबसे जो बड़ा टूल है मार्केटिंग का, वो है वर्ड ऑफ माउथ। आपके पास अगर हम आज से 5-6 साल पहले की बात करें तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस थे मार्केटिंग के। बट आज के दौर में एक ही ऑप्शन बचा है, या 2 ऑप्शंस कह लें आप उसको। एक डिजिटल मार्केटिंग हो गई, और एक मतलब एक डिजिटल मीडिया हो गया, और एक आपका हो गया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। अब प्रिंट मीडिया का दौर ख़त्म हो गया। अब आप अखबारों में ऐड नहीं देखते होंगे, पर इवन अखबार ही नहीं देखने को मिलते अब तो। किसी के घर पे बहुत कम घर ऐसे हैं जिसके घर में अब अखबार आ रहे हैं, या वो जो ब्रोशर्स आते थे वो अब नहीं आते हमारे पास। उससे भी लोग पीछे हट गए, क्योंकि अब जब आपके पास एक्सेस ईज़ी हो गया है, एक पोस्ट बनाओ, इंस्टाग्राम पे डालो, फेसबुक पे डालो, और उसको आप मार्केटिंग कर दो उसकी। तो वो पोस्ट, जो चीज़ मेरी 500 लोगों तक जा रही थी, अब वो मेरी चीज़ 5000 लोगों तक जा रही है। ठीक है, उसके पैसे ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू प्रिंट मीडिया, बट उसका एक्सेस भी ज़्यादा है, उसका रिज़ल्ट भी ज़्यादा है, हमारी मार्केट भी बढ़ जाती है। तो एक ये फ़र्क आ गया। तो अब अगर हम बात करते हैं कि पिछले दौर की बात और आज के दौर की बात, तो उस पे भी अगर हम देखते हैं तो बेस्ट वे ऑफ मार्केटिंग आज भी हमारा वर्ड ऑफ माउथ है, क्योंकि वर्ड ऑफ माउथ से जो मार्केटिंग का जो रिस्पॉन्स है वो आप मैं नहीं समझता कि आपके किसी भी तरीके से आप उसको कॉम्पीट कर सकते हो। क्योंकि मैं अगर वही जो अभी हमने थोड़ी देर पहले बात करी कि हमने जब कोर्स के पैसे ख़त्म करे या कम करे, इसको जो भी वर्ड यूज़ कर लें, तो लोगों के सवालात आना शुरू हुए कि भाई क्यों, क्या, कैसे? ट्रस्ट लेवल थोड़ा-सा डिस्टर्ब होता है इन बातों से, ठीक है? लेकिन अगर मेरे पास से कोई कोर्स करके चला गया है, आप में से कोई कोर्स करके चला गया, या जो इस बैच में हैं और उन्होंने किसी के कहने पे ये कोर्स जॉइन किया, तो मुझे उनको कुछ भी नहीं बताना है। कुछ भी नहीं बताना है अपने बारे में। उन्होंने मेरे बारे में सुना, मेरे रिव्यूज़ देखे, या मेरा जिस तरीके से भी मेरे बारे में मालूमात करी, तो वो बस आ जाएँगे। तो मेरी मेहनत ज़ीरो हो गई, मुझे उसका फल मिल गया, जो मैंने पिछले क्लाइंट के ऊपर मेहनत करी थी, उसका फल मैं खा रहा हूँ। तो जब हम अपने क्लाइंट के साथ में काम करते हैं, तो पहली चीज़ तो हमें ये ख़्याल रखनी है कि हमने अपने क्लाइंट के काम में कोशिश ये करनी चाहिए, जो कि नहीं होता है आजकल के दौर में। बट हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम उसको सैटिस्फाई करके निकलें उसके घर से, हम अपनी कोई गलतियाँ ना छोड़ें। अब गलतियाँ क्यों छूटती हैं, जो मैंने वर्ड यूज़ किया कि नहीं होता है आजकल के दौर में, उसका रीज़न ये है कि जो भी काम हम कर रहे हैं, जो इस फ़ील्ड से रिलेटेड ऑलरेडी हैं, वो इस बात को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझेंगे। हम जो भी काम कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक ये टेबल बनवाना चाह रहा हूँ। मेरे क्लाइंट ने मुझे इस टेबल का ऑर्डर किया, मैं अपने क्लाइंट को ये टेबल देना चाह रहा हूँ। तो मैं ये टेबल खुद अपने हाथ से नहीं बना रहा हूँ। मैं अपने वेंडर से बनवाऊँगा, या अगर मेरे पास अपना वर्कशॉप नहीं है, या मेरे पास अपने वेंडर्स नहीं हैं, तो मैं आउटसोर्स करूँगा। बट बनवाऊँगा वेंडर से। अब वो वेंडर, वेंडर है। तो उसने 100% आपकी नहीं सुननी, उसने कहीं न कोई एक ऐसा लूप होल छोड़ना होता है कि जहाँ पे जाके आप अपने क्लाइंट के सामने फँस जाते हैं समटाइम्स, जहाँ पे आपको अपनी इज़्ज़त के ऊपर आ जाती है बात कि भाई उसने कुछ माँगा था, आपने कुछ बना दिया, तो फिर वो कुछ ना कुछ इसमें अंदर आप या तो कुछ बेहतर करने की कोशिश करते हो, या फिर आप जिस तरीके से भी आप उसको टैकल करते हो, वो एक अलग डिबेट है पूरी। तो 100% आप नहीं सही करके निकल सकते, बट अपनी कोशिश हम 100% कर सकते हैं कि हम अपने क्लाइंट को इन चीज़ों के मामले में थोड़ा-सा एक्स्ट्रा फ़ेवर दें। और जब हम उन घरों की बात कर रहे हैं जिनमें पार्टीज़ वग़ैरह ज़्यादा होती हैं, तो वहाँ पर हमारी मेहनत अगर इन एरियाज़ में ज़्यादा होगी जहाँ पे गेस्ट का एक्सेस है, तो ऑब्वियसली हमारी ऑटोमैटिक मार्केटिंग हो जाएगी। जब हमारी मार्केटिंग हो जाएगी, तो आपके घर पे जब गेस्ट आएगा
और वो आपसे पूछेगा आके कि भाई ये कहाँ से काम करवाया है, किससे करवाया। अगरचे आपका क्लाइंट आपके काम से सेटिस्फाई होगा तो वो 100% आपको रेफर करेगा, 100% आपको रेफर करेगा। जब वो क्लाइंट आपके पास आएगा जो कि किसी के रेफरेंस से आ रहा है, तो वो क्लाइंट आपके लिए बोनस होता है, वो क्लाइंट आपका प्लस पॉइंट होता है। जो मेहनत आपने पिछले क्लाइंट पे करी थी, हो सकता है कि जो पिछला क्लाइंट था उसके लिए मैंने मार्केटिंग करी हो, उसके लिए मैंने काफ़ी सारे डॉलर्स खर्च करे हों, उसके लिए मैंने काफ़ी सारे पापड़ बेले हों, बट उसका रिजल्ट मुझे कब मिलेगा? जब मुझे उसका रेफरेंस यूज़ हो रहा होगा। या तो वो किसी को रेफ़र करेगा, मतलब मेरे पास, या वो खुद साल के बाद, 2 साल के बाद, 5 साल के बाद वो मेरे पास रिपीट होगा अपने घर के दूसरे काम के लिए। तो वहां पर आके मैं बोलूंगा कि भाई यहाँ पर अब मेरी बात जो है ना वो ओके है, मैं सही जा रहा हूँ, तब जाके मैं अपनी इस बात पे खड़ा हो सकता हूँ। अदरवाइज हम ऑब्वियसली हम डाउट में रहते हैं कि यार हमने 100% क्लाइंट को दिया है, नहीं दिया है। 100% देखिए, 100% क्लाइंट सेटिस्फाई नहीं होता, ये तो एक पक्की ढक्की बात है। चाहे आप किसी भी फील्ड से ताल्लुक रखते हो, 100% बहुत कम लोग हैं, क्योंकि हमारी आदत में नहीं, हमारे नेचर में नहीं है, तो हम 100% सेटिस्फाई भी नहीं होते हैं। एनीवेज, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं बेसिक। इसके अलावा बहुत सारे और भी पॉइंट्स होते हैं जिसको हम क्लास में अपने टॉपिक वाइज उसको हम मज़ीद डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे क्लाइंट्स के साथ हम अपनी बातचीत को करते हैं, जिनकी वजह से या जिनकी मदद से हम अपने क्लाइंट को चीज़ बेहतर तरीके से प्रोवाइड कर सकते हैं। आपका जो मैसेज था कि कमर्शियल प्रोजेक्ट्स में इन पॉइंट्स में क्या चेंजेस होंगे, लाइक ऑफिस और रेस्टोरेंट डेकोर। सबसे पहली बात कि कोई ख़ास बड़ी चेंजेस नहीं होती इसके अंदर, बिकॉज आपने नेचर ऑफ वर्क उधर भी पूछना है। इनफैक्ट आपको वहाँ पे फ़र्क ये होता है कि आपको पता चल जाता है। अच्छा, मैं एक पॉइंट मुझे याद आया है, मैं वो लिख लूँ पहले रेजिडेंशियल के हवाले से, फिर मैं इसको इसके बाद कवर करता हूँ। कमर्शियल पे अगर हम जाते हैं तो हमें वहाँ पे नेचर ऑफ वर्क पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बिकॉज जब मेरे पास फ़ोन आता है, मेरे पास अभी थोड़ी देर पहले एक फ़ोन आया कि उनको रेस्टोरेंट बनवाना है, तो उसने फ़ोन करके डायरेक्टली मुझे ये बात बोली, तो मुझे नेचर ऑफ वर्क पूछने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो एक पॉइंट हमारा ये क्लियर है। अब जो दूसरा पॉइंट है हमारा, वो है नंबर ऑफ पर्सन। वो हमारा पूछना ज़रूरी है, चाहे वो ऑफिस है चाहे वो रेस्टोरेंट है। रेस्टोरेंट बना रहे हैं तो हमें कितने परसेंट सीटिंग देनी है, या ऑफिस बना रहे हैं तो कितने परसेंट सीटिंग देनी है, ये हमारे लिए ऑब्वियस क्वेश्चन है। इसके अलावा हमारे पास कोई बहुत ज़्यादा कमर्शियल के अंदर चेंजेस नहीं होती। कमर्शियल के काम में बिल्कुल फ़र्क हो जाता है। अगर मैं रेस्टोरेंट की बात कर रहा हूँ तो मुझे ये पता होना चाहिए कि वो रेस्टोरेंट में बेचेगा क्या, मतलब किस टाइप का रेस्टोरेंट है। वो कॉन्टिनेंटल बेच रहा है, वो फास्ट फूड खोल रहा है, वो पिज़्ज़ा पार्लर खोल रहा है, वो आइसक्रीम शॉप खोल रहा है, वो कैफ़े खोल रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें मेरे लिए पता होना ज़रूरी है। ये क्यों पता होना ज़रूरी है? इनके रीज़न्स बहुत सारे हैं जो हम आगे जाके बात करेंगे। हमारी थीम डिपेंडेंट होती है, हमारी लाइटिंग डिपेंडेंट होती है, हमारा कलर स्कीम डिपेंडेंट होती है इन सवालों के पीछे। रेस्टोरेंट के हवाले से अगर हम बात करें, ऑफिस पे अगर हम चले आते हैं तो फिर हमारे ऑफिस में जब हमने नेचर ऑफ वर्क पता कर लिया, फॉर एग्जांपल मैं एक कॉल सेंटर डिज़ाइन कर रहा हूँ, तो मुझे वहाँ पे डिज़ाइन को बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना होता। कॉल सेंटर जब हम डिज़ाइन करते हैं या सॉफ्टवेयर हाउस अगर हम डिज़ाइन करते हैं, तो वहाँ पे हमारा फोकस जो होता है वो बहुत ज़्यादा डिज़ाइनिंग नहीं होता, हमारा होता है सीटिंग कैपेसिटी। हमें ज़्यादा से ज़्यादा बंदे, क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट होती है कि आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जगह बना के दें। असल चीज़ क्या होती है आपकी, जो हम आगे जाके करेंगे, हमारे पास जो टॉपिक अभी आएगा वो है स्पेस प्लानिंग का। ठीक है ना, हमारी स्पेस प्लानिंग के अंदर एक्सपर्टीज होती है। मैंने अभी रिसेंटली एक डिज़ाइन किया था एक ब्रांड का, बुखारी में ही उनका एक स्टूडियो बना था। तो उनका बेसिक मकसद मुझसे डिज़ाइन करवाना नहीं था, क्योंकि बुखारी जो यहाँ के डीएचए के उसको जानते हैं, तो 100 और 200 गज की कंस्ट्रक्शन है कमर्शियल प्रोजेक्ट्स में, तो बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं होती। प्लस उसके अंदर जो कॉलम्स आ रहे होते हैं, तो उसकी वजह से काफ़ी स्पेस आपकी ज़ाया हो रही होती है। तो उनकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा थी और स्पेस कम थी। तो उनका जो बेसिक मकसद था वो 3D की सूरत में डिज़ाइन करना नहीं था, या उसका व्यू देखना नहीं था बहुत ज़्यादा। उनका बेसिक मकसद था स्पेस प्लान करना, कि मेरी 5 फरमाइशें हैं, वो पाँचों फरमाइशें मेरी पूरी हो जाएं इस लिमिटेड स्पेस के अंदर। तो वो है आपका एक बहुत बड़ा गेम, जिस पे आपको महारत हासिल करनी है अगर आपने इस मार्केट में अच्छे तरीके से काम करना है। आप डिज़ाइनर नहीं भी हो, आप 3D, मतलब डिज़ाइनर से मुराद ये है कि आप 3D डिज़ाइन नहीं भी करना जानते हो, बट
आपको जो लेआउट्स हैं, स्पेस प्लानिंग है, उसकी नो हाउ होनी चाहिए। बेशक बेशक वो आप उसको पेंसिल से ड्रॉ कर लो, रफ ड्रॉ कर लो, बट आपको ये हमारे आगे उसमें है टॉपिक्स में, हमारे पास ये हमारे कंटेंट में ये टॉपिक मौजूद है कि हमने किस तरीके से अपनी ये चीज़ें बेहतर करनी है। तो ये चीज़ हमारी स्पेस प्लानिंग में आती है। आपकी वाले सवाल का जवाब था ये कि अगर मुझे कोई सॉफ्टवेयर हाउस डिज़ाइन करना है, मुझे कोई कॉल सेंटर डिज़ाइन करना है, तो मेरे पास क्या-क्या पॉइंट्स मैंने आपको जो बताए अभी। इसी तरीके से रेस्टोरेंट की बात करी मैंने आपसे, और इसके अलावा डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑफिसेज़ हैं, जिसमें आपके पास रोज़ एक नया क्लाइंट आता है, रोज़ एक नई फरमाइश पे हमें इतनी ज़्यादा सहूलतें भी नहीं थी जितनी सहूलतें अब हमारे पास हैं। एनीवेज़, तो मैं एक पॉइंट पे बात कर रहा था जो रेज़िडेंशियल के हवाले से मुझे याद आया था। वो पॉइंट ये था कि आप जब अपने क्लाइंट से मीटिंग करते हैं ना, तो आपने उससे एक चीज़ और पूछनी होती है, कोशिश करनी होती है। डायरेक्टली आप नहीं पूछ पा रहे होते, या समटाइम्स आप डायरेक्टली बात तो कर लेते हो, बट आपको क्लाइंट परमिशन नहीं दे रहा होता कि वो आप इस चीज़ के ऊपर पूरा उतरो। और वो है पॉइंट कि आप जब उसका घर डिज़ाइन कर रहे हो, मैं बात कर रहा हूँ उस क्लाइंट की जिसने आपसे नया घर बनवाना है। वो एक घर पे रहता है, बट अब वो उस घर को छोड़ के दूसरे घर पे जा रहा है। उसने आपको दूसरे घर के लिए बुलाया है, नए घर के लिए। उस वक़्त ही आपने ये पॉइंट पे बात करनी है। वो ये है कि आप कोशिश करें किसी भी तरीके से उसके ओल्ड हाउस को विज़िट करें। बहुत सारे क्लाइंट इससे भागते हैं, बहुत सारे क्लाइंट्स इस बात को अवॉइड करते हैं, आपको अपना घर पुराना नहीं दिखाना चाह रहे होते। उसका रीज़न जो उनकी नज़र में होता है, वो ये होता है कि आप उनके घर की पुरानी जो चीज़ें हैं या जो पुराना स्टाइल है, आप कहीं उसी को ही कॉपी पेस्ट ना कर दें। तो उनके दिमाग में एक ये रीज़न होता है, बट हमारे पास जो उसका रीज़न है, वो ये है कि हम उसका क्लाइंट का नेचर पता करना चाहते हैं। या आप लोग को सबको पता होगा कि अगर आपने किसी के नेचर के बारे में पता करना है, तो आपने उसको क्या-क्या चीज़ों को जज करना है। तो आप उसकी बहुत सारी चीज़ों को घर के अंदर जाके जज कर सकते हैं कि ये क्लाइंट कितने पानी में है, इसका क्या नेचर है, इसका रहन-सहन का तरीका क्या है। एक बहुत पुरानी कहावत है ना कि किसी के बारे में पता करना है तो उसके जूते चेक कर लो कि उसकी शू पॉलिश है कि नहीं है। बट ये कहावत हमारे फील्ड के अंदर गलत है, क्योंकि हम तो साइट वाले बंदे हैं। जब हम साइट पे जाते हैं, तो अगर हमने ब्लैक पहना हुआ है, तो हमारा बाल भी ब्लैक जो है वो वाइट हो जाएँगे, और जो कपड़े हैं वो भी हम वाइट कर कर रहेंगे, क्योंकि डस्ट का काम होता है साइट्स पे। तो ये कहावत हमारी फील्ड के अंदर तो गलत है। तो इसके अलावा बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो कि आप अपने क्लाइंट के घर जाके जज कर सकते हो कि वो किस तरीके का रहने वाला है। तो आपको अपना डिज़ाइन करने के लिए बहुत ज़्यादा आसानी होती है। तो यहाँ तक हमारा ये वाला टॉपिक ख़त्म होता है। इसके बाद एक छोटी-सी बात और है, वो भी मैं आपको अभी करूँगा। और क्या नाम है, अगर इसमें किसी का कोई क्वेश्चन है तो कर लीजिएगा। जो माइक ऑन करना चाहे वो माइक ऑन करके भी कर सकता है, वन बाय वन। एक्सक्यूज मी सर। जी। सर, ये जो आपने क्लाइंट के बारे में बताया है, उसमें जो डिफरेंट पॉइंट्स हैं कि नेचर ऑफ क्लाइंट और कितने सारे लोग घर में सरवाइव करेंगे, कितने इसमें आपके गेस्ट के किस तरह की आपकी है, घर में आना जाना किस तरह का है। जो मैंने कोर्स किया था उसमें उन्होंने एक ना क्वेश्चनियर दिया हुआ है कि आप जब भी किसी क्लाइंट के साथ डील करते हैं तो उसमें आप क्वेश्चनियर फिल करें, या आप अपने क्लाइंट को दें वो क्वेश्चनियर वो फिल कर दें, या आप उससे पूछ के तो वो फिल करें, जिसमें अपनी वो पसंद नापसंद रीच एंड एवरीथिंग जो इससे रिलेटेड है। तो आप अपने प्रैक्टिकल फील्ड में कुछ इस टाइप का काम करते हैं, जस्ट ऑलरेडी ही मतलब आपके जो फेस टू फेस आपकी डीलिंग होती है उसी को ही आप फाइनलाइज करते हैं? देखें, जब हम बुक्स की बात करते हैं तो हमारी लाइफ बिल्कुल डिफरेंट है, और जब हम प्रैक्टिकल की बात करते हैं तो हमारी लाइफ बिल्कुल डिफरेंट है। जब हम बुक्स पे जाते हैं तो हमारा क्लाइंट बुक्स वाला नहीं है जिसको हम डील करने जा रहे हैं। हमें ये सोचना चाहिए सबसे पहली चीज़ कि हम डील किसको करने जा रहे हैं। सबसे पहली चीज़ तो हमें ये सोचनी है। मुझे एक क्लाइंट ने बुलाया, या मेरी आपको सबसे पहली चीज़ तो ये है पता करनी है कि आपको काम कैसे मिलेगा। सबसे पहला पॉइंट तो इस पे ये वाला आता है कि आपको काम कौन लोग देते हैं। आपका बेसिकली क्लाइंट कौन होता है। ये बात मैं कर रहा हूँ इनिशियल स्टेज में, और इनिशियल स्टेज की जब मैं बात करता हूँ तो वो इनिशियल स्टेज कोई 2, 4, 6 महीने नहीं होता, वो कम से कम साल होता है, अदरवाइज वो 5 साल होता है।
ठीक है? किसी भी कंपनी को अपना एक नाम बनाने के लिए, अपना एक मकाम बनाने के लिए 10-10, 15-15 साल लगते हैं अपनी चीज़ को पहचान करवाने में या अपनी पहचान करवाने में। तो इनिशियल स्टेज की जब हम बात करते हैं, तो वो कम से कम 1 साल है, ठीक है? तो इनिशियल स्टेज में आपके पास जो क्लाइंट आता है, वो कौन आता है? वो आता है आपके सर्कल से, आपका फैमिली, आपका फ्रेंड सर्कल, दोनों में से कोई भी सर्कल हो, या आपका कोई भी जो आपके करीबी सर्कल है जिसको हम कह लें, जो आपको जानता है, ठीक है ना? वो आपको पर्सनली जानता है, क्योंकि 2 काम ऐसे हैं जो मेरी नज़र में, वैसे तो बहुत सारे होंगे, बट 2 काम ऐसे हैं जिसमें आपको बाहर से क्लाइंट बहुत कम मिलता है। अनटिल अनलेस कि आपकी मार्केट में कोई पहचान बन गई है तो ज़रूर आपको मिलेगा काम, बट इनिशियली आपको नहीं मिलता। वो 2 काम हैं, एक हमारा वाला और एक है रियल एस्टेट। जो प्लॉट अगर हमें कोई परचेज़ करना है, कोई अपार्टमेंट परचेज़ करना है, वो हम किसी बाहर के एस्टेट एजेंसी के साथ में ये काम बहुत कम लोग करते हैं। उसका रीज़न से ये होता है कि एक अमाउंट है बड़ी, जिस पे हमें अपना, ज़ाहिर-सी की बात है कि मैं एक अमाउंट अगर मैं किसी को दे रहा हूँ, तो मुझे उसके ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए। मैं उसके घर को जानता हूँ, मैं उस बंदे को बारे में पूरा जानता हूँ, तब जाके मैं उसको अपनी एक अमाउंट हैंड ओवर करता हूँ। चाहे वो हमारी फ़ील्ड हो, हमारी फ़ील्ड के अंदर भी कोई भी काम, एक बेडरूम बनाने भी जाते हैं तो 4-5 लाख रुपए से कम में कोई बेडरूम नहीं बनता। तो वो ज़ाहिर है कि मुझ पे ट्रस्ट करेगा, तो वो मुझे एडवांस भी करना है, तो उसको 2 लाख रुपए अगर मुझे एडवांस करना है, 1 लाख रुपए भी एडवांस करना है, 50,000 भी एडवांस करना है, तो वो मुझ पर ट्रस्ट नहीं कर पाएगा, अगरचे वो मुझे नहीं जानता है। तो आपने अपने आप अपने किसी गैदरिंग में बैठे हुए हैं, आपने उसी गैदरिंग में आपका क्लाइंट भी कोई मौजूद होगा, मतलब क्लाइंट मतलब जो आपके सर्कल के अंदर है, आप उसको अपने घर पे कुछ काम कराना है। वो आपसे कहता है कि यार मुझे ये काम करवाना है और मुझे मशवरा दो, क्या-क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले ज़ाहिर है कि मैं उसके साथ में बैठ के कोई भी फॉर्म फिल नहीं करवा सकता, क्योंकि वो बड़ा इससे कन्फ्यूज़ हो जाएगा कि भाई मैं ये फॉर्म फिल करने के लिए बैठूँगा यहाँ पर। उसको फ़ौरी रिस्पॉन्स चाहिए, ठीक है? और मैं ज़ाहिर है वो फॉर्म जेब में लेके नहीं घूम रहा हूँ, या तो मैं उसको मँगवाऊँगा, अगले दिन उसके पास भिजवाऊँगा, या फिर मैं उसको अपने मोबाइल से ट्रांसफ़र करूँगा, फिर वो उसको फिल करेगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, पाकिस्तान में एटलीस्ट नहीं होता इस पे काम, क्योंकि हमने एक ज़माने पे अपनी 3D के टाइम के लिए, मतलब 3D डिज़ाइनिंग के जो क्लाइंट्स होते हैं, उनके लिए ज़रूर हमने बनवाया था। बट हार्डली शायद 2 क्लाइंट्स पे वो यूज़ हुआ होगा, अदरवाइज़ वो ऐसी पता नहीं कहाँ होंगे अब तो वो। सिर्फ़ 2 क्लाइंट्स पे शायद हमने यूज़ किया था, और हमने उसको खुद ही, फिर उन 2 फॉर्म्स को भी हमने खुद ही अपने हिसाब से बहुत ज़्यादा करेक्शंस थी जो हमने खुद करी थी। तो फिर हमने एक सोचा कि नहीं यार, ये प्रैक्टिकल नहीं है। प्रैक्टिकल आपकी मीटिंग है। हम इस पे आएँगे, कम्युनिकेशन स्किल्स एक टॉपिक था हमारा इस कोर्स के अंदर, कम्युनिकेशन स्किल्स का। जो कि हमारे कोर्स में हमेशा इस कंटेंट के अंदर रहता था, बट वो इस टाइम कुछ वजह से वो डिलीट कर दिया गया था। बट मैंने उसको डिलीट नहीं समझा, मैं उसको कवर करूँगा। उसको डिलीट करने का रीज़न ये था कि हमारा कुछ डिस्कशन हुआ था, क्योंकि लास्ट क्लास में हमारी 52 स्टूडेंट्स की रजिस्ट्रेशन हो गई थी 1 मंथ वाले में। तो हमें लगा था कि शायद ये कम्युनिकेशन स्किल्स वाला टॉपिक जो है ये कवर नहीं हो पाएगा, बट अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसके अंदर कवर किया वो टॉपिक किसी हद तक। 100% नहीं कर सके, सबको चांस नहीं मिल सका, बट आपको नॉलेज हो गई कि हमने किस तरीके से इस पे बात करनी है। तो कम्युनिकेशन स्किल्स एक ऐसा टॉपिक है, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे मुल्क में या हमारे माशरे में यही है कि हम लोग डिग्रीज़ बहुत अच्छी-अच्छी हम लोग ले लेते हैं, हम लोग बहुत अच्छी जगहों पे जॉब करने भी चले जाते हैं, या हम अपना बिज़नेस स्टार्ट कर लेते हैं, बट हम कहाँ पे जाके हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, सबसे ज़्यादा वो है क्लाइंट डीलिंग पे। हम फेस टू फेस बात करने में थोड़ा-सा अपने आप को पीछे कर लेते हैं। अ, आप इस चीज़ों को शायद काफ़ी ज़्यादा नोट करते होंगे। हम जब जाते हैं किसी जगह पर, किसी क्लाइंट के पास, तो हमारा बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाता है। ठीक है? जब आप इनिशियल स्टेज पर हो, तो बहुत ज़्यादा ये होता है, बट जैसे-जैसे आप मार्केट में पुराने होते जाते हो, आपको पता चलना शुरू हो जाता है कि मेरे क्लाइंट, क्योंकि होता क्या है कि हम क्लाइंट के क्वेश्चन से परेशान होते हैं, हम डरे हुए होते हैं कि सामने से क्या क्वेश्चन आ जाएगा। अगर आपको क्वेश्चन का आंसर उसका नहीं भी आता है, तो डज़न्ट मैटर भाई, आप 100% थोड़ी हो सकते हो। मैं यहाँ पे बैठ के अगर आप लोग को क्लास दे रहा हूँ, तो मेरे पास ज़रूरी नहीं है कि इंटीरियर की 100% नॉलेज होगी, तो मैं यहाँ पे आप लोग को बैठ के कुछ सिखा सकता हूँ। इसमें से बहुत सारे ऐसे होंगे जो ऐसे क्वेश्चंस कर लेंगे मुझसे कि जो मुझे नहीं पता होंगे, अपनी फील्ड के होंगे, बट मुझे इन इतने सालों में मेरे सामने वो पॉइंट नहीं आया होगा।
तो मैं उसमें माज़रत कर लूँगा, तो इसमें हमें किसी भी चीज़ में कोई परेशान होने वाली बात नहीं होती। तो हम लोग थोड़ा-सा इसमें कन्फ्यूज़ होते हैं। तो जब हम अपने क्लाइंट के पास जाके बैठते हैं ना, तो सबसे पहली चीज़ तो ये होती है कि हम उसको कम्फ़र्ट ज़ोन पे लेकर आएँ। जब हम कम्फ़र्ट ज़ोन पे लाने की बात करते हैं, जब हमने उसके सामने एक पेपर रख दिया उठा के और भई आप इसको फ़िल करो। आपको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, आपको जो है वो बेगम तंग करती है, नहीं करती है, एक्स, वाई, ज़ेड। तो आपको आपका क्लाइंट कंफर्ट ज़ोन में कभी भी नहीं आएगा। आपका क्लाइंट कंफर्ट ज़ोन में कब आएगा? आपके पास क्लाइंट आया, आपने उसको 100% आपने उसको अपनी सर्विस प्रोवाइड करनी है, आपने उसको प्रॉपर कोई कुछ। एक्सक्यूज मी सर, जी, जी। कैन आई स्पीक? बोलिए। सर, नहीं, हमने फॉर्म नहीं पकड़ाना, हम अपने पास डायरी की शक्ल में भी ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, अपने पास डायरी रखें। मुझे एक्चुअली जब मैं वो सारी चीज़ें वहाँ से कर रही थी, तो मुझे ये चीज़ ज़्यादा कंफ्यूज करी थी कि हमारे पाकिस्तान में नेचर ऑफ वर्क टोटली डिफरेंट है। हमारे मतलब बेसिकली मेरा प्रोफेशन जो है वो टीचिंग है, बट मैं स्विच ओवर करना चाह रही हूँ, इस वजह से मैं 1.5 साल से इसके ऊपर वर्किंग कर रही हूँ, ठीक है। अब मैं अपने सराउंडिंग में ये चीजें ऑब्जर्व करती हूँ, तो मुझे ऐसी चीज कहीं नजर नहीं आती है कि जहाँ पे इतना प्रोफेशनली आप कॉन्ट्रैक्टर के साथ भी आप एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं, आप जो भी आपके साथ आपका बंदा है या आपका क्लाइंट है, उसके साथ आपने जो भी डीलिंग किया उसको आप कॉन्ट्रैक्ट की शक्ल में लिख के आप उसके साथ दो तीन तीन चार पेमेंट्स के अंदर आप अपनी उसके साथ जो आपने उससे पेमेंट लेनी है उसकी इंस्टॉलमेंट्स की आप बात करते हैं। पाकिस्तान में इतना प्रोफेशनलिज्म तो मुझे नहीं लगता कहीं पे आपको नजर आता है। बहुत अच्छे अच्छे कॉन्ट्रैक्टर्स भी जो होते हैं वो शायद अपने क्लाइंट्स को ऐसे नहीं डील करते हैं। तो इसीलिए जो यहाँ पे प्रैक्टिकल मार्केट, मैंने आपसे बार बार इसी बात पे एम्फसाइज करी थी, जो प्रैक्टिकल वर्क है वो आप लोग करते हैं जो मार्केट के अंदर काम करते हैं, आपको ज्यादा पता होता है। तो इसलिए मैं ये चीज कंफर्म करना चाह रही थी, क्योंकि कराची में टाइप ऑफ वर्क जो है या नेचर जो ऑफ वर्क है वो डिफरेंट है कंपैरेटिवली इस्लामाबाद के, लाहौर के और पंजाब के दूसरे एरियाज के। तो आई थिंक सो कि मुझे कराची के लोग लगता है कि शायद थोड़े से ज्यादा एजुकेटेड या थोड़े से वेल अवेयर होंगे। इस्लामाबाद में आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे, लाहौर में कंपैरेटिवली आप कुछ कम, मुझे लगता है, क्योंकि उसमें एरिया वाइज आपका क्लाइंट वेरी करता है। तो बाकी शहरों में तो ऐसी चीज तो आपको कहीं नजर ही नहीं आती, कहीं कहीं को बहुत ज्यादा आपका शहर का कोई बहुत डेवलप एरिया तो आपको ये चीज नजर आ जाती है। तो फिर ये चीजें हम अगर जैसे सपोज मैं अपना सेटअप बनाना चाह रही हूँ, तो क्या मैं उसके लिए फिर एक ऐसा एरिया सेलेक्ट करूँ जहाँ पे मैं अपना कॉन्सेप्ट या मैं अपना जो मैं करना चाह रही हूँ लोगों को समझा सकूँ, जो क्लाइंट मुझे मिले या मैं जिस 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 क्लाइंट के साथ फेस टू फेस बात कर रही हूँ सो वो चीजें हम समझा सकें। तो इसके लिए मेरे ख्याल से एरिया भी बहुत मैटर नहीं करता है। बताता हूँ। देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि ये जो कराची और इस्लामाबाद वाली बात है या दूसरे सिटीज़ वाली बात है, इससे मैं आपकी बात से डिसएग्री करूँगा। उसका रीज़न ये है कि मेरे पास कराची से इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं आए हैं, जितने डिफरेंट एक आप हमारी अभी इसके बाद आपकी बात कर लेते हैं। जितने दूसरे एरियाज़ से मेरे पास स्टूडेंट्स आए हैं, ठीक है? और मुझे नहीं लगता कि एजुकेशन के हवाले से कोई फ़र्क है, बल्कि मैं शायद समझता हूँ जो कि किसी हद तक मैंने इसको जज भी किया है कि लाहौर इस्लामाबाद में थोड़ा-सा ज़्यादा रुझान है एजुकेशन के हवाले से भी। दूसरी बात ये कि कराची और इस्लामाबाद या कराची और लाहौर मतलब कराची और पंजाब की मार्केट में ज़रूर ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अ, अगर हम छोटी सी इसकी मिसाल ले लेते हैं, जो हमारे सोफ़े की अपॉल्स्ट्री होती है या कर्टेन्स होते हैं, इसका जो फैब्रिक हम लोग परचेज़ करते हैं, यहाँ पे ये फैब्रिक अल्ट्रा बुक वाले जो हैं मौजूद हैं, क्या नाम था इनका? सॉरी, अनस। अनस नाम था ना आपका, जो अल्ट्रा बुक वाले? तो इनको ज़्यादा इस चीज़ का पता होगा, ये पूरे पाकिस्तान में सप्लाई दे रहे हैं। जो मेरी अपनी थोड़ी छोटी सी रिसर्च है, हम अगर पाकिस्तान कराची के अंदर अगर हम एक अपॉल्स्ट्री या मतलब जो हम फैब्रिक, इसको सादा वर्ड यूज़ कर लेते हैं, फैब्रिक अगर हमें चेंज करना है सोफ़े का, तो अगर किसी को 1500-2000 वाला फैब्रिक भी दे दिया ना, तो आपने बड़ा तीर मार लिया। एक कॉमन बात कर रहा हूँ मैं बड़े ब्रांड्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक कॉमन बात कर रहा हूँ, एक जनरल बात कर रहा हूँ, जो कि एक एवरेज
इंटीरियर डिज़ाइनर्स या एवरेज शॉपकीपर्स की बात कर रहा हूँ मैं बड़े ब्रांड्स की अगेन बात नहीं कर रहा हूँ। बट अगर आप लाहौर साइड पे चले जाते हो तो आपको वहाँ पे 5 से 6 हज़ार वाला 8 हज़ार वाला कपड़ा भी बहुत इजीली बिक सकता है। अगर मैं इस चीज़ पे गलत नहीं हूँ तो अनस प्लीज़ इस चीज़ को करेक्ट करिएगा, अगर मैं गलत हूँ तो बताइएगा मुझे। मैंने अभी रिसेंटली लाहौर पे विजिट किया था किसी काम से, तो मैं वहाँ पे एक जगह पे मैंने विजिट किया था, तो वहाँ पे कुछ फर्नीचर रखा हुआ था। मतलब वो फर्नीचर बहुत हाई रेट पे था मेरे हिसाब से, जो कि हमारे यहाँ बहुत बहुत ज़्यादा लो रेट में मिल जाता है, बहुत ऑप्शंस उसके मिल जाते हैं। तो ये बात तो मैं नहीं मानता। दूसरी चीज़, आपने कहा कि आपको एरिया सेलेक्ट करना पड़ेगा अपने काम के लिए, तो वो तो ऑब्वियस है, क्योंकि उसका देखिए रीज़न बहुत बड़ा ये है कि आपका जो क्लाइंट है ना, वो है ही एक एक लिमिटेड एरिया का। इंटीरियर डिज़ाइनिंग करवाना काम किसका है? एक लोअर मिडिल क्लास का नहीं है काम। लोअर लोअर मिडिल क्लास कभी भी इंटीरियर डिज़ाइनर को हायर नहीं करेगा कि भाई आओ मेरे घर पे आके मुझे कुछ मशवरे दो, मुझसे मैं आपको कंसल्टेंसी देता हूँ, मैं आप मुझे 3D डिज़ाइन करके दो और मैं आपको उसके एक्स्ट्रा पैसे देता हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है ये सारी चीज़ें आपकी मतलब इसकी एक अच्छी खासी अमाउंट होती है। तो जो लोअर मिडिल क्लास है, या आप कह लो मिडिल क्लास भी, वो भी अवॉइड करता है डिज़ाइनिंग की फ़ीस देने से, कंसल्टेंसी देने से, बहुत सारी चीज़ें हैं उसके पास। वो अवॉइड करता है, क्योंकि उसका फ़ोकस ये नहीं है, उसका फ़ोकस है बस मेरे घर में नया रंग हो जाना चाहिए, मेरा घर पे सोफ़े नए आ जाने चाहिए, मेरे घर पे कारपेट नया हो गया या फ्लोरिंग आ गई, व्हाटएवर जो भी आपको फ्लोर पे अप्लाई करना है। तो उसका फ़ोकस वो है। तो आपका जब भी आप अपनी मार्केट में जाते हो, मार्केट में आना चाहते हो, तो सबसे पहले तो आप सर्वे उसी बात का करोगे कि भाई मेरा जो क्लाइंट है, जो मेरी टारगेट मार्केट है, पहले तो आप वो डिसाइड करोगे। ऐसा नहीं है कि कराची के जो दरमियाने एरियाज़ हैं या छोटे एरियाज़ हैं, वहाँ पे डिज़ाइनर्स या डेकोरेटर्स या इस टाइप के जो हमारी फ़ील्ड से रिलेटेड लोग हैं, वो नहीं बैठे हुए। वो बैठे हुए हैं, बट वो इस चीज़ के एक्स्ट्रा चार्जेज़ नहीं ले रहे डिज़ाइनिंग करने के या मशवरे देने के या और अपनी इस तरह की सर्विसेज देने के। वो एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं ले रहे, वो उसी के अंदर एडजस्ट कर लेते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो कि डिज़ाइनिंग के आज आज भी नहीं समझते कि भाई डिज़ाइनिंग के पैसे किस बात के हैं। क्यों भाई? क्योंकि डिज़ाइनिंग के बगैर आज के दौर में आप लोग चलते भी नहीं हैं। कोई भी आजकल डिज़ाइनिंग के बगैर चलने की कोशिश भी नहीं करता, बोलता है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, डिज़ाइन बना के दो। ठीक है ना? तो डिज़ाइनिंग एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती जा रही है, बट स्टिल बहुत सारी आवाम ऐसी है जो कि आज भी डिज़ाइनिंग के पैसे को वेस्ट ऑफ मनी समझती है। तो वो आपकी टारगेट, आपने जो अपनी मार्केट टारगेट करी है, वो आपने सही नहीं करी। तो आपने तो सबसे पहले ये चूज़ करना है कि मैंने किस एरिया में जाना है, अब उसके हिसाब से आपने काम करना है। तो आपका यहाँ तक वाला पॉइंट तो 100% वैलिड है। अब जहाँ तक बात आ जाती है प्रोफ़ेशनलिज़्म की, तो प्रोफ़ेशनलिज़्म 100% प्रोफ़ेशनलिज़्म हमारी आवाम को ही नहीं पसंद, इनफैक्ट हमें ही नहीं पसंद। मैं अगर छोटी-सी इसकी मिसाल ऐसे दूँ, अ, जो आपके पोस्ट बनती हैं, इंस्टाग्राम की, फ़ेसबुक की, जो आपकी मार्केटिंग पोस्ट बनती हैं, ये आज से टाइम पहले ये बनती थी फ़ोटोशॉप पे, आज भी बनाते हैं लोग फ़ोटोशॉप पे। मेरी इस बात के ऊपर एक साहब से, मेरे एक दोस्त हैं, बहुत ज़्यादा वो प्रोफ़ेशनल वे में जाने की कोशिश करते हैं हर चीज़ को लेके ना। तो मेरी उनसे 2 टॉपिक्स के ऊपर बात हुई थी। एक हमारे स्टूडियो के ऊपर, जो हमने जो अपना ये रिकॉर्डिंग के लिए अपना रूम बनाया हुआ है, बेसिकली हमने ये बनाया था 2 मकासद से। एक मकसद फ़ेल हो गया प्रोफ़ेशनलिज़्म की वज़ह से, और एक मकसद कामयाब हो गया, जो कि मैं आप लोगों के सामने बैठा हूँ। हमने इस रूम को पूरा साउंड प्रूफ, साउंड 100% प्रूफ नहीं, बट काफ़ी हद तक हमने अपने रूम को साउंड प्रूफ किया हुआ है, 60-70%। प्लस हमने इसके अंदर डैबिंग करी हुई है, जो मेरी आवाज़ आप लोगों तक बहुत कम डिस्टर्बेंस के साथ पहुंच जाती है, चाहे वो मैं आप लोगों के साथ लाइव सेशंस पे हूँ या मैं उसको यूट्यूब की वीडियो पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। जब हम यूट्यूब की वीडियो रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, तो हमारे पास ऑप्शंस हैं कि हम उसको एडिटिंग सॉफ्टवेयर में जाके एडिट कर लेते हैं, बट जब हम लाइव होते हैं तो हमारे पास ऑप्शंस नहीं होते। रिक्शा जा रहा है, तो अभी जैसे यहाँ से नीचे से गुजरा तो उसकी आवाज़ आपको आएगी, बट जब आप यही चीज़ की रिकॉर्डिंग सुनेंगे तो आपको उसकी आवाज़ नहीं आएगी, बिकॉज रिकॉर्डिंग हो रही है माइक्रोफोन में। ठीक है, मैं आपसे लाइव में बात कर रहा हूँ, इसमें मैं 2 चीज़ों को माइक्रोफोन से कनेक्ट नहीं कर पाऊँगा। तो रिकॉर्डिंग हमारी 100% या 90% साउंड जो हमारे एक्स्ट्रा साउंड्स हैं उनके बगैर होती है। एनीवेज़, तो हमारा प्रोफ़ेशनलिज़्म की वज़ह से जो दूसरा मकसद था वो फ़ेल हो गया, एक मकसद कामयाब हो गया। इसी तरीके से उनसे मिसाल के तौर पे बात हुई, जो पोस्ट बनती है वो पहले बनती थी हमारे पास भी फ़ोटोशॉप पे, और दुनिया में बनती थी फ़ोटोशॉप पे। बट फ़ोटोशॉप का प्रॉब्लम क्या है? आपको उसके लिए लैपटॉप खोलना है, टाइम निकालना है, बैठना है,
फिर उसके बाद आपने अपने आइडियाज़ निकालने हैं, फिर आप अगर आपको आइडियाज़ नहीं भी मिलना, आप गूगल से सर्च करोगे, फिर उसको देख के पूरा ड्रॉ करोगे। आपको टेम्पलेट्स की तरफ आप नहीं जाते थे। बट आज के दौर में क्या है, कैनवा छोटी सी एप्लीकेशन है जिसके ऊपर अभी हम काम करेंगे। जिसको नहीं पता है उसको भी हम वो कैनवा की एप्लीकेशन जो है वो सिखाते हैं, ताकि वो जो हम मूड बोर्ड बनाते हैं वो हम उसके थ्रू बना रहे हैं। तो आजकल हमारी सारी पोस्ट, जितनी भी मार्केटिंग की पोस्ट है, चाहे वो हमारी ये बहुत बड़ी तादाद दुनिया में उस कैनवा की एप्लीकेशन को यूज़ कर रही हो, क्या क्यों यूज़ कर रही है? आपका टाइम सेव कर रही है। वो 100% आपको प्रोफेशनलिज्म की तरफ नहीं लेके जा रही। मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ। उसका वो रिजल्ट नहीं है जो कि फोटोशॉप का रिजल्ट था। बट क्या करना है मुझे 100% रिजल्ट का? जब मेरी बात आप तक पहुंच रही है, मेरी कोर्स की पोस्ट आप तक पहुंची, आप मेरे पास है, मेरा मकसद क्लियर है और उस पोस्ट के अंदर कोई ऐसे ड्रॉबैक्स नहीं है कि जो मुझे फोटोशॉप खोलने पे मजबूर करे। फ़ोटोशॉप खोलने के लिए मुझे ख़ासकर बैठना पड़ेगा, कैनवा पे काम करने के लिए मैं गाड़ी में भी काम कर सकता हूँ, मैं अपने सोफ़े में बैठ के भी काम कर सकता हूँ, मैं कहीं पे भी बैठ के 5 मिनट के अंदर वो पोस्ट तैयार कर सकता हूँ, बिकॉज़ उसके अंदर बीसियों टेम्पलेट्स मौजूद हैं, ठीक है? तो यहाँ तक बात जो आपकी है, जो प्रोफ़ेशनलिज़्म है वो बहुत ज़्यादा, जब हम प्रोफ़ेशनलिज़्म की तरफ जाते हैं तो हमारा क्लाइंट भी डिस्टर्ब होता है कि भाई इतना ज़्यादा, क्योंकि आम रूटीन में हम लोग अपने आप में अगर हम बात करें, हम नहीं हैं प्रोफ़ेशनल। हम टाइम पे नहीं पहुँचते कहीं पे एज़ अ पाकिस्तानी। हम सिग्नल पे खड़े होने पे 4 बार सोचते हैं, हम रॉन्ग साइड जाने पे 1 बार भी नहीं सोचते। हालाँकि ये हमारे लिए नुकसानदेह चीज़ है, बट कितनी परसेंट अवाम है जो इसको फ़ॉलो कर रही है? तो इसकी वजह से हम 100% प्रोफेशनलिज्म पे तरफ नहीं जाएंगे। हम कोशिश ये करेंगे कि क्लाइंट को जितना कंफर्ट जोन पे ला सकें उतना कंफर्ट जोन पे लाएं। क्लाइंट को हम मुश्किल की तरफ नहीं लेके जाएं। जब हम, अच्छा, दूसरी बात आपकी जो थी कि आप अपनी डायरी पे नोट करें, तो ये मेरे पास एक डायरी है जो मेरे लैपटॉप के या मेरे आईपैड के बैग में रहती है। ये मेरे पास 247 है। मेरे पास 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो कि मेरे पास 247 होती हैं। मेरे पास एक पेन होगा, मेरे पास एक डायरी होगी, मेरे पास ये आईपैड होगा, मेरे पास एक मेजरमेंट टेप होगा, वो चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो, मतलब वो डिजिटल हो, या वो मैनुअल मेजरमेंट टेप हो, ठीक है? ये आपको ज़रूरत पड़ेगी आगे जाके, जो इस फील्ड में आना चाहते हैं। ये मेजरमेंट टेप, ये मेरे पास मेरी ऑफिस की टेबल पे भी मौजूद होता है, मेरे लैपटॉप के बैग में भी होता है, मेरी गाड़ी में भी होता है, मेरे घर की ड्रॉअर में भी होता है। क्यों? क्योंकि ये मेरा बेसिक टूल है, ठीक? यहाँ तक प्रोफेशनलिज्म समझ में आता है। यहाँ तक समझ में आता है, यहाँ तक समझ में आता है, मोबाइल की हद तक समझ में आता है। इससे ज़्यादा हम अपने क्लाइंट को कोशिश ये ना करें कि इतना ज़्यादा हम उसको प्रोफेशनलिज्म की तरफ लेके जाएँ। जहाँ तक डायरी में बात नोट करी, तो कोशिश ये करनी चाहिए कि क्लाइंट के सामने नोटिंग भी नहीं हो। यही आपका इम्तिहान है, यही आपका क्लाइंट आपको जज करता है। इन्हीं बातों से आपको आपका क्लाइंट आपको जज करेगा कि यार इसने नोटिंग नहीं करी है बहुत ज़्यादा। बट जब ये डिलीवर करेगा तो उसके पास सारे पॉइंट्स होंगे। तो हम क्लाइंट के घर से निकलें या उसके ऑफिस से निकलें, जल्दी से गाड़ी में बैठ के अपने पॉइंट्स को नोट कर लें, अपने मोबाइल पर नोट कर लें, तो बहुत ईज़ी है। आई गेस आपको आपकी बात का आंसर मिल गया होगा। मारिया, आप माइक ऑन कर लीजिएगा प्लीज़। हमारी क्लास काफ़ी लंबी हो गई है। हम 10 मिनट के अंदर इंशाल्लाह इसको ऑफ करेंगे। तो पहली चीज तो ये कि एक पॉइंट आपने लिखवाया था कि अ डिजाइनर शुड नॉट आस्क द क्लाइंट व्हाट टू शो देम, तो ये इस चीज में मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई थी कि हमें उनसे पूछना नहीं चाहिए कि आपको हम क्या दिखाएं, या ये जो भी पॉइंट था मुझे ये समझ नहीं आया। दूसरा ये चीज मुझे पूछनी कि जो मिस्टेक्स आपने बताई है उसमें सिर्फ एक ही बात अभी बताइए कि जो वेंडर का काम होता है वो कभी कभी 100% नहीं होता या उसमें कुछ ऊपर नीचे हो जाती है चीज। तो इसके अलावा क्या ऐसी चीजें होती है जो हमें कॉमन मिस्टेक्स होती है जिनके बारे में हमें ख्याल रखना चाहिए इनिशियल स्टेजेस पे भी और थोड़ा बाद में भी? ये दो चीजें मैं आपको बता दूं। देखिए, पहले पॉइंट का जवाब ये है कि हमें क्लाइंट से क्यों नहीं पूछना चाहिए है। उसका रीज़न ये है कि हम अपने क्लाइंट क्लाइंट ने हमें हायर क्यों किया है। माइक ऑफ कर लीजिएगा, जब जिसको क्वेश्चन हो वो प्लीज़ उस वक्त कर ले, ताकि डिस्टर्बेंस ना हो, क्योंकि ये मेरे पास अभी हैंड फ्री नहीं है तो सबके पास उसकी आवाज़ जा रही होगी। देखिए, क्लाइंट्स ने आपको हायर क्यों किया है, पहले तो ये समझने की बात है। मार्केट में 25,000 वेंडर्स मौजूद हैं। डायरेक्ट वेंडर को क्लाइंट ने हायर क्यों नहीं किया? आपको क्यों हायर किया? आपको हायर करने का मकसद ये है कि अपनी कॉस्ट को बढ़ा दिया उसने। जो उसका बजट था, मिसाल के तौर पे उसका बजट था 5 लाख रुपए का एक एरिया के लिए, और उसने हायर किया आपको एक एज अ डिज़ाइनर या एज अ कॉन्ट्रैक्टर, किसी भी तरीके से आप उसको ले लें।
उसने जब आपको हायर किया, इट मीन्स कि उसने अपने बजट के अंदर 50,000 लाख रुपए ऐड कर दिए, क्योंकि यार उसने एक जिम्मेदार आदमी को हायर किया। तो जब आप एज अ डिज़ाइनर हायर हो रहे हैं, तो आपने ये सोचना है कि मुझे क्लाइंट ने हायर क्यों किया है, उसके पीछे कुछ रीजंस होंगे। ये काम तो डायरेक्ट वेंडर से वो भी करा सकता है, मगर उसके पास वो नॉलेज नहीं है, वो लेमैन है इस फील्ड का, ठीक है ना, इस फील्ड की नॉलेज उसके पास नहीं है। हम अपने क्लाइंट से उसका कलर क्यों पूछें? उसका रीज़न ये है कि भाई आपने जो क्लाइंट से ये सवाल पूछ लिए, नेचर ऑफ वर्क और गेट टुगेदर और बहुत सारे इसके अंदर से जो उसका ओल्ड हाउस और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, तो कलर के टॉपिक पे जब हम जाएंगे तब इसका आपको ज़्यादा क्लियर आंसर मिलेगा। कलर की अपनी एक साइकी है, ठीक है? लाइट के जो टेम्परेचर है उसकी अपनी एक साइकी है। तो आपने क्लाइंट टू क्लाइंट लाइट्स प्रोवाइड करनी होती हैं, लाइट सजेस्ट करनी होती हैं कि आपको वाइट चाहिए, वार्म वाइट चाहिए, राइट? आपको क्लाइंट टू क्लाइंट सजेस्ट करना होता है कि उसको कलर क्या चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम 100% इससे बाहर आ जाते हैं कि हम अपने क्लाइंट से नहीं पूछेंगे। हम अपने क्लाइंट, मेरे पास अगर मैं अपनी बात करूं, मेरे पास अगर कोई डिज़ाइनिंग के लिए क्लाइंट आता है तो मैं उसको कहता हूं यार मुझे आपने सबसे पहला काम ये करना है कि आपने कुछ अपनी रेफरेंस इमेजेस देनी है, ठीक है? वो, और खैर आजकल बोलना नहीं पड़ता क्योंकि आजकल जो है वो पिंटरेस्ट का दौर है। ये बात मैं किस क्लाइंट की कर रहा हूँ? जिसको मैं नहीं जानता हूँ, जिससे मेरा मीटअप नहीं हो रहा है, फेस टू फेस मैं उसको नहीं मिल रहा हूँ, मैं उस क्लाइंट की बात कर रहा हूँ। मैं अगर किसी बाहर के क्लाइंट के साथ काम कर रहा हूँ या मैं अपने सिटी से बाहर की बात करूँ, तो मैं उसके साथ काम करूँ तो ऑब्वियसली मैं उसके साथ फ़ोन पे बात करके उसके नेचर को नहीं पढ़ सकता। मैं उसको जानता ही नहीं, तो मैं ज़ाहिर है उसकी बारे में थोड़ी बहुत उसकी पसंद के बारे में थोड़ी बहुत अपने अपने आप को मतलब अवेयर करूँगा। बट अगर मैं एक क्लाइंट को जानता हूँ, एक क्लाइंट के नेचर को जानता हूँ, मैं अपने किसी दोस्त का काम कर रहा हूँ, मैं अपने किसी कज़न का काम कर रहा हूँ, मैं किसी और का काम कर रहा हूँ जिसको मैं, जो मेरे सर्कल के अंदर है, तो मैं उसके नेचर को जानता हूँ, तो मुझे पता है कि उसको कौन सा कलर सूट करेगा, मुझे पता है कि उसको कौन सी लाइट सूट करेगी, मुझे पता है उसको कौन सी थीम सूट करेगी। कुछ लोग हैं जिनको भरा-भरा घर पसंद है। मैं अभी थीम्स के टॉपिक को ज़्यादा नहीं डिस्कस करना चाह रहा हूँ। भरा-भरा घर पसंद है। कुछ लोग हैं जिनको अपना घर बहुत ज़्यादा सिंपल वे में खाली-खाली घर पसंद है। तो हर क्लाइंट का अपना नेचर है, तो ये आपने सजेस्ट करना है अपने क्लाइंट को, क्योंकि आपकी जॉब ही बेसिक यही है। आपकी जॉब है कि आपने अपने क्लाइंट को सजेशन देनी है। अच्छा, एक चीज़ मैं इसमें ऐड करूँगा कि हमारे क्लाइंट की नज़र में डिज़ाइनिंग प्राइमरी होती है, ठीक है? बट हमारी नज़र में डिज़ाइनिंग सेकेंडरी होती है। हमारी नज़र में प्राइमरी क्या चीज़ होती है? वो होती है प्रैक्टिकैलिटी। हमारे काम के अंदर हमें हायर करने का बेसिक रीज़न भी यही, 2-3 वैसे रीज़न्स हैं इसके। एक रीज़न हमारा ये है कि हम अपनी डिज़ाइनिंग को सेकेंडरी पे रखते हैं ताकि हमारे जो भी हम चीज़ उसको प्रोवाइड कर रहे हैं, वो कोई उसके अंदर प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से उसके अंदर कोई प्रॉब्लम्स ना हो, वो बिल्कुल सही तरीके से उसकी चीज़ लग जाए। मिसाल छोटी-सी इसकी मैं दे देता हूँ कि मुझे एक वॉल पे सोफ़ा अप्लाई करना है। मेरे क्लाइंट ने मुझे बोला कि आप यहाँ पे सोफ़ा अप्लाई कर दो और एक उसके बराबर में एक टेबल लगा दो, उसके बराबर में ये कर दो, XYZ। अब जब मुझे उस दीवार का साइज़ नहीं पता, जिस वॉल पे जाके मुझे सोफ़ा रखना है, उस रूम का साइज़ नहीं पता, जिस रूम के अंदर मुझे सोफ़ा लेके जाना है, मतलब रखना है, उस डोर की विड्थ नहीं पता मुझे कि जिस डोर से सोफ़े को अंदर मैंने लेके जाना है। अगर इन चीज़ों को पता करे बगैर मैंने सोफ़े का ऑर्डर कर दिया और वो सोफ़ा जो है मेरे डोर के अंदर, मैंने क्लाइंट का सोफ़ा बनवा दिया, मैं जब उसके घर पे सोफ़ा लेके पहुँचा, वो सोफ़ा उसके डोर के अंदर नहीं जा रहा, और ऐसे 85 एग्ज़ाम्पल्स आपके सामने होंगी, 85 एग्ज़ाम्पल्स होंगी ऐसी आप लोग के सामने कि भाई सोफ़ा बनकर आ गया, फलाना आइटम बन के आ गया, वो दरवाजे के अंदर ही नहीं जा रहा, फिर वो रस्सियों से खींच के जो है वो उसको छत के थ्रू या टेरेस के थ्रू घर के अंदर किया जाता है। तो ये इस तरह की एग्जांपल्स बहुत सारी हैं। तो आपको हायर करने का बेसिक रीज़न ये कि आप प्रैक्टिकैलिटी को पहले मद्देनज़र रखोगे। भाई वो सोफ़ा नहीं अंदर जा रहा, तो आप उसको फोल्डिंग सोफ़ा बनाओ, उसके नीचे स्क्रू करो, वो आधा अंदर आने के बाद असेंबल्ड हो। कोई बड़ी साइंस नहीं है इसके अंदर। ये एक छोटी-सी मिसाल है। दूसरा रीज़न क्या होता है हमें हायर करने का, कि क्लाइंट चाहता है कि मैं 10 वेंडर्स के बजाय 1 आदमी को डील करूँ। मैं अगर पूरे घर की रेनोवेशन करा रहा हूँ तो उसके अंदर 10 किस्म के वेंडर्स शामिल हैं, कारपेंटर है, पेंटर है, इलेक्ट्रीशियन है, प्लम्बर है और बहुत सारे। तो मैं सबको डील ना करूँ, मैं 1 आदमी को डील करूँ। मैं पूरा दिन यहाँ पे टाइम नहीं दे सकता, मैं किसी कंपनी को हायर करता हूँ, उसका सुपरवाइज़र होगा साइट पे, उनकी अपनी सुपरविज़न होगी, तो वो मेरा काम ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकेंगे एज़ कम्पेयर टू कारीगर, के हम
थोड़ी सी जिम्मेदारी के साथ काम करते हैं, क्योंकि हमारी लालच होती है कि ये क्लाइंट हमें रेफर करेगा दूसरी जगह पे, ये क्लाइंट हमें अच्छा रिव्यू देगा, ये क्लाइंट हमें कहीं और पे मतलब हमें आगे काम आएगा। तो हम इस लालच के वजह से बेहतर काम करते हैं। तो ये है हमारा बेसिक रीज़न अपने क्लाइंट से सवाल ना पूछने का। मैंने आपको थोड़ा डिटेल इसमें मेरा ख्याल है कि जवाब दिया। अगर अभी भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकती हैं दोबारा। अनस, आप माइक ऑन कर सकते हैं। एक मिनट दीजिएगा। सर मेरा जो क्वेश्चन है, जी जी। सर मैं ये कहना चाह रहा था कि जैसे हम अभी मैं एक साइट पे काम कर रहा था अपनी फेज पे, तो वहाँ इशू ये है कि मैंने पता है इससे पहले वो साइट ली हुई थी, तो बीच में बारिशें वगैरह और ये सारी चीज़ें हो गई, तो इसकी वजह से मेरा काम भी बहुत ज़्यादा डिले हो गया था। तो अब जाके वो साइट कंप्लीट हुई है। तो उसमें ये होता है कि कारपेंटर्स ने हमें बहुत ज़्यादा तंग किया और वो हमारे क्लाइंट के साथ भी डायरेक्ट हो गया। तो इसका कोई जैसे हम इसे डिटेल कोई ड्राइंग दे सकते हैं जो कारपेंटर हमारे लिए वर्क कर रहा हो, जैसे कि हमारी जो डिजाइनिंग है उसे हम खाली मेजरमेंट करके उसे साइज दे दें तो वो हमें बना दे। कोई हम इसे ड्राइंग दे सकते हैं, कोई डिटेल ड्राइंग कि वो क्लाइंट से डायरेक्ट ना हो। देखें, इसमें एक पॉइंट तो ये है कि आपका क्लाइंट से वो डायरेक्ट हो रहा है। मारिया, इसके बाद में आप माइक ऑन कर लीजिएगा। मैं आपका सेकंड क्वेश्चन भूल गया हूँ, सॉरी। एक पॉइंट कि आपका क्लाइंट से वेंडर डायरेक्ट हो रहा है, तो ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जो नहीं होती, ये बहुत कॉमन बात है। इसका आसान तरीका ये होता है कि आप वेंडर्स का जो सिलेक्शन है वो बहुत ढूंढ ढांड के, बहुत संभल के करते हैं। क्योंकि मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरे पास आज जो वेंडर्स हैं वो तकरीबन उनको, मतलब जब से मैं इस फील्ड में हूँ तकरीबन ऑन एंड ऑफ, मतलब कोई भी शायद वेंडर ऐसा नहीं है जो बहुत नया भी वेंडर है तो उसको 5 साल हुए होंगे, 4 साल हुए होंगे, इससे ज़्यादा नहीं। एक साहब जो यहाँ पर हैं, अशद साहब, जिनके रेफरेंस आए हुए हैं, वो हमारे साथ हैं आई गेस 12 साल से। तो हमारा उनका रिलेशन ऐसा है जैसे भाइयों वाला रिलेशन हो चुका होता है। तो आपको वेंडर्स का सिलेक्शन ऐसे करना है। सबसे पहली चीज़ तो ये कि अपने जो वेंडर्स हैं ना उनको वही रिस्पेक्ट देनी है जो आप क्लाइंट को रिस्पेक्ट देना है। सबसे पहली चीज़ तो हमें ये समझने की है। अगेन उसमें भी वैरी करता है कि अब वेंडर्स की भी कैटेगरी है, ये भी एक वैरी करता है इसके अंदर। बट उनको आप पहले समझेंगे कि वो वेंडर इस काबिल है कि मैं उसको अपनी साइट पे छोड़ सकता हूँ कि नहीं छोड़ सकता। हमारी साइट्स पे भी अक्सर और बेशतर अगर कभी हमें कोई ऐसा वेंडर हायर करना पड़ जाता है, क्योंकि समटाइम्स लोड ज़्यादा होता है, तो आप बाहर से वेंडर हायर कर लेते हैं तो आपको परेशानी होती है। उसका आसान हल ये है, जो अब हमने स्विच कर दिया अपने इस मामले को। अब हम बाहर से वेंडर हायर नहीं करते, अब हम अपनी ही किसी जो हमारे सर्कल के अंदर हमारे जैसे फील्ड के लोग हैं जो हमारे जैसे काम कर रहे हैं, हम उनको अपना प्रोजेक्ट की कुछ चीज़ें उनको फॉरवर्ड कर देते हैं ताकि हमारा काम ऑन टाइम हो जाए। दूसरी बात ये कि जब आपने कारपेंटर की बात हो रही थी कि आप उसको डिटेल ड्राइंग बना के दे सकते हैं। डिटेल ड्राइंग आपकी स्केचअप पे इजीली बनती है। आप उसको लेआउट की फॉर्म में देना चाहें, आप उसको 3D की फॉर्म में देना चाहें, आप उसको दें बिल्कुल। बट स्टिल वो साइट पे तो जाएगा, आपकी ड्राइंग से फ़र्क नहीं पड़ना कि वो अगर वो उसके काम तो ज़रूर अच्छा हो जाएगा, बट वो जो डायरेक्ट वाला पॉइंट है वो आपका क्लियर नहीं होगा, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि उसने जाना तो फाइनली उसने ही विजिट करना है जाके, फिक्सिंग तो उसी ने करनी है साइट पे जाके। उसके लिए आसान तरीका ये कि आप अपना एक सुपरवाइज़र हायर करें, अपना एक ऐसा कोई लड़का जो कि आपकी साइट पे टाइम दे सके लंबा, मतलब साइट पे वो रुक सके, जिसके ऊपर आप भरोसा करते हैं कि वो आपके वेंडर्स को कंट्रोल करके रखेगा। तो ये एक बेस्ट फार्मूला है जो हम लोग करते हैं। हम लोग कोशिश करते हैं कि हमारे साइट पे एक सुपरवाइज़र हो ताकि इस टाइप की चीज़ें ना हो। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन जब आप किसी के घर पे जाके काम करते हैं ना, क्योंकि हमारा काम रेजिडेंशियल की अगर हम बात करते हैं तो रेजिडेंशियल में 2 किस्म के घर आते हैं। एक जो कि आपको मतलब वो एम्प्टी होता है, बिल्कुल साइड आपकी खाली होती है, उसमें कोई रिहाइश नहीं होती, उसमें आप काफ़ी हद तक आज़ाद होते हो। बट एक घर वो होता है जिसमें रिहाइश होती है। अब जब रिहाइश होती है तो ऑब्वियसली उसमें ख़वातीन होती हैं, तो वहाँ पर आपकी ज़िम्मेदारी बढ़ जाती है। तो वहाँ पर आपको चाहिए है मतलब मैं इसको तो कहता हूँ ये तो 100% होना चाहिए है, जिस घर पर रिहाइश है किसी की,
तो उधर आपका एक सुपरवाइज़र भरोसे का बंदा होना चाहिए जिसके पास सारा का सारा होल्ड होना चाहिए। अगर किसी कारीगर ने एंकी-पैंकी करी, आप उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड अपनी साइड से हाथ के हाथ बाहर निकालें, ये सोचे बगैर कि आपका काम डिले हो जाएगा। इस पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, ये मेरी अपनी राय है जो मैं करता हूँ। मेरे साथ अगर अगर कोई क्लाइंट कि मैं घर पे काम कर रहा हूँ और अगर कारीगर ने कोई भी एंकी-पैंकी करी तो मैं उसको सेकंड भी नहीं लगाता हूँ बाहर निकालने में, क्योंकि वो क्लाइंट ने ज़िम्मेदारी मुझे दी है। मैं उस जगह की पूरी ज़िम्मेदारी ओन करता हूँ, तो मुझे इस चीज़ों का ख़्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी मारिया, आप माइक ऑन कर सकती हैं। मेरा सेकंड क्वेश्चन ये था कि जो मिस्टेक्स यूजुअली हो जाती हैं उनको थोड़ा-सा बता दीजिएगा। थोड़ा-सा डिफ़ाइन करें किस टाइप की मिस्टेक्स कह रही हैं? आपने बताया था कि वेंडर्स जो होते हैं वो यूजुअली काम जो होता है वो कभी-कभी अप एंड डाउन हो जाता है वेंडर्स की वजह से, तो वो एक कॉमन मिस्टेक होती है। तो आप उसके अलावा कोई ऐसी चीज़ है जिनको हमें नज़र में रखना चाहिए? देखिए, वेंडर्स की जो मिस्टेक है वो कभी-कभार नहीं होती वो हर बार होती है। हर साइट में कोई ना कोई एक ऐसा कमाल कर आता है कारीगर के जो आप परेशान हो जाते हैं कि भाई अभी रिसेंटली मैं बात करूँ, बहुत पुराना मेरा वेंडर है, कारपेंटर ही है, बहुत पुराना कारपेंटर है। वो 6 दिन से उसका फ़ोन नहीं लग रहा था। फ़ोन कभी बंद जा रहा है, कभी बेल जा रही है, कभी व्हाट्सएप का वो मैसेज सुन रहा है, बट वो रिप्लाई नहीं कर रहा। आज सुबह उसका फ़ोन आया कि भाई मैं लाहौर चला गया था और ऐसे-ऐसे हो गया था, सॉरी, दैट्स इट। खत्म हो गई बात। आपने 6 दिन क्लाइंट को कैसे टैकल किया ये आप जानते हैं। आपकी क्लाइंट से क्या कमिटमेंट्स थी ये आप जानते हैं। वेंडर को इससे कोई सरोकार नहीं होता। ठीक है? वो आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देगा कि भाईजान माज़रत, या उसका फ़ोन बंद हो जाएगा। ठीक है? नया वेंडर, पुराना वेंडर, दोनों वेंडर्स ऐसी हरकत कर सकते हैं और करते हैं। अब जहाँ तक बात है कि और क्या-क्या गलतियाँ हो सकती हैं, तो गलतियाँ तो साइट पे देखें आपके काम को लेके ही होती हैं। जो मैंने अभी बात करी कि जब आप किसी साइट पे जाते हैं काम करने के लिए, तो आपको कुछ पॉइंट्स हैं जिसको आपने देखना होता है। वो पॉइंट्स क्या हैं? वो पॉइंट्स हैं जो कि आपको प्रैक्टिकल और नॉन प्रैक्टिकल के बारे में पता करना होता है। जैसे मैंने सोफ़े की मिसाल दी कि मैंने एक सोफ़ा बनवा दिया, और क्या हमारी क्लास डिस्कनेक्ट हो गई है? Recording in progress. हमारी क्लास वापस आ गई है? लोग हैं वापस क्लास में? वापस आ गए हम लोग? मतलब आपको आवाज़ और आ रही है, सब चीज़ें सही हो गई हैं? अब आवाज़ आ रही है आप लोगों को? ओके, वो मेरे ख़्याल से नेट कुछ डिस्कनेक्ट हुआ था 1 सेकंड के लिए। एनीवेज़, तो आपको जिस तरह सोफ़े की मिसाल दी कि आपने सोफ़ा, एक छोटी-सी मिसाल है, मतलब सोफ़ा एक बहुत कॉमन सा आइटम है, जिसके ऊपर शायद हम बहुत ज़्यादा फ़ोकस भी नहीं करते कि अगर हमें क्लाइंट ने सिर्फ़ सोफ़े बनाने के लिए ही बुलाया है। बहुत छोटी-सी है, जो बस इसके लिए कोई डिज़ाइनर होना ही ज़रूरी नहीं है। नहीं, आज के लिए कोई असाइनमेंट नहीं है, फर्स्ट डे है, आज कोई असाइनमेंट नहीं है। बस हम लोग भी ऑफ कर रहे हैं इंशाल्लाह 2 से 3 मिनट में इसको। तो सोफ़ा एक ऐसी चीज़ है जिसपे बहुत ज़्यादा कोई डिज़ाइनर आपका होना ज़रूरी नहीं है, या बहुत ज़्यादा आपके पास नॉलेज होना ज़रूरी नहीं है, बट एटलीस्ट इतनी इतनी नॉलेज आपके पास होनी चाहिए है कि आपका जो उस सोफ़े को बनाने के टाइम पर आपके साथ परेशानियाँ आ सकती हैं, वो चीज़ों के बारे में आपको पता हो। वॉल का साइज़ आपको पता होना चाहिए, आपको रूम का साइज़ पता होना चाहिए है, आपको क्या कहते हैं, उन लोगों के बारे में पता होना चाहिए कि यार जिसके लिए मैं वो सोफ़ा डिज़ाइन कर रहा हूँ या सोफ़ा बना के दे रहा हूँ, वो किस तरीके के लोग हैं। बिकॉज़ या उसमें बच्चे घर के अंदर छोटे बच्चे हैं कि नहीं हैं, क्योंकि ज़ाहिर है बच्चों के हिसाब से आपको देखना होता है कि लोगों को, मतलब ऐज के हिसाब से आपने देखना होता है कि आपने सोफ़ा फैब्रिक किस टाइप का यूज़ करना है। आपने फैब्रिक के अंदर कौन-सी वैरायटी यूज़ करनी है, या आपको लेदराइट यूज़ करना है या ओरिजिनल लेदर यूज़ करना है, तो ये चीज़ें देखनी होती हैं। फिर दरवाज़े का साइज़-वाइज़ देखना होता है। इस टाइप की चीज़ें आपने देखनी होती हैं। बाकी जो कॉमन मिस्टेक्स हैं या जो चीज़ों का ख़्याल रखना है, तो वो तो हमारा
जब ये टॉपिक्स हमारे चलते रहेंगे, जिस जिस टॉपिक पे हम जाते रहेंगे, ऑटोमेटिकली सारे क्वेश्चंस का आंसर आता रहेगा, बिकॉज एक दफ़ा में बैठ के साइड पे हमारी क्या क्या मिस्टेक्स होती हैं, क्या क्या चीज़ों पे हमें ध्यान रखना होता है, तो वो जाहिर है कि हम एकदम से तो ना मुझे भी चीज़ें याद आएंगी ना आपके समझ में आएंगी, वो तो हम आहिस्ता 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 करके हम इसको बहुत डिटेल में बात कर सकते हैं। आई गेस अगर रिक्वायरमेंट्स क्लियर हो और वो इमेज बना के वेंडर को दे दें तो एरर्स के चांसेस कम होंगे। ऑब्वियस बात है, ऑब्वियस बात है। देखिए बात वही है कि डिज़ाइन बना के उसको आप देंगे तो आपकी, मैं ये बात अभी कर रहा था कि 3D डिज़ाइन का कॉन्सेप्ट बढ़ता जा रहा है। आजकल क्लाइंट्स जो हैं वो 3D डिज़ाइनिंग के बगैर नहीं चलते हैं। उनकी कोशिश होती है कि वो 3D डिज़ाइन की सूरत पे काम करवाएं, बट बहुत सारे लोग इसको पैसे देने को वेस्ट ऑफ मनी समझते हैं, वो एक अलग डिबेट है। बट अगर आप 3D के ऊपर काम करते हैं तो आप लॉक हो जाते हैं। आप अपने क्लाइंट को भी लॉक कर सकते हैं कि भाई ये चीज़ें हमारी डिसाइड हो गई हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि जो आपने 3D बना के दिया वो 100% ही बनेगा। उसमें ड्यूरिंग द वर्क कुछ ना कुछ काम में चेंजेस आती रहती हैं, बट स्टिल आप 90% सिक्योर होते हो जब आप 3D के फॉर्म में देते हो। जो मूड बोर्ड की फॉर्म है वो हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा लागू नहीं होती, बिकॉज हम लोग इतना ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है हमारे पास इस चीज़ की। वो बाहर जो हम बात कर रहे थे कि हम बाहर के क्लाइंट्स के ऊपर इस पे काम करते हैं, तो वो वहाँ पर है क्योंकि उनके पास थोड़ी बहुत नॉलेज इस टाइप सारी चीज़ों की होती है। वो खुद भी कोशिश करते हैं कि हम कुछ अपना भी इसके ऊपर डाल सके अपने काम में। एनीवेज तो आई गेस अच्छा रहा होगा आज का सेशन, और हमारी क्लास भी काफ़ी लंबी हो गई है, 7 to 9 हो गई है बल्कि आज तो। और इंशाल्लाह कल सॉरी परसों हमारी दूसरी क्लास होगी। आज था ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे को हमारी दूसरी क्लास होगी। और मैं क्लास की कोशिश ये करता हूँ कि मैं 10-15 मिनट पहले 20 मिनट पहले ऑन कर दूँ। ये जो ग्रुप बनाया है हमने, इस ग्रुप का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ़ आप लोगों के साथ में अपनी चीज़ को मतलब आप लोगों तक पहुँचाना है। क्योंकि पर्सनल मैसेजेस करना बहुत मुश्किल काम होता है, और अगर मैं ब्रॉडकास्ट के थ्रू करूँ तो आज भी बहुत सारे लोग इसमें ऐसे होंगे जिन्होंने या तो मेरा नंबर सेव नहीं किया होगा या ऑफ़िस वाला नंबर सेव नहीं किया हुआ होगा, तो वो ब्रॉडकास्ट का मैसेज पहुँचता नहीं है। तो फिर लोगों की शिकायत होती है कि हमारे पास लिंक नहीं आया या जो भी अपडेट थी वो नहीं आई। तो क्लास का जो भी टाइम होता है वो मैं अपडेट कर देता हूँ ग्रुप पे रोज़। हर क्लास से मेरी एक प्रैक्टिस है। इससे पहले मेरी प्रैक्टिस होती है कि क्लास का टाइम टाइम ऑब्वियसली हमारा यही रहता है, बट 10-5 मिनट का फ़र्क होता है जब भी हम क्लास ऑन कर रहे होते हैं। तो अमूमन हम लोग 15-20 मिनट पहले क्लास को ऑन कर देते हैं, उसके बाद अपनी नमाज़ वगैरह करके फिर बैठ जाते हैं ताकि लोग आहिस्ता-आहिस्ता आते रहें। 7 बजे तक कोशिश करें कि सब लोग आ जाएँ ताकि हमारा टॉपिक स्टार्ट हो। हमारा 7 to 8 का सेशन लिखा हुआ है। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उसके अंदर रहूँ, बट मैं उस टाइप का बंदा हूँ नहीं, मैं घड़ी देख के आता तो हूँ, जाता नहीं हूँ। तो बहरहाल, और जो भी हमारी क्लास का जो यूज़र आईडी पासवर्ड चेंज अगर होगा तो वो भी अपडेट कर दिया जाएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से परसों वाले दिन मुलाकात होती है। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।